सदर्न एज़्योर्सवर्ड, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? जब लेडी कैज़ानोवा और बाकियों ने देखा कि ऑम्निसवर्ड के मेंबर्स ने सोल ट्रैप मैजिक सर्कल को घेर लिया है, तो उन्हें लगा कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। क्या ये साफ नहीं है? हम पहले एलाइज थे, पर अब नहीं। सदर्न एज़्योर्सवर्ड मुस्कुराया। वो सच में खुश था कि वो उनसे एक कदम आगे रहकर तियान्यू की साइड आ गया, वरना वो भी लेडी कैसानोवा और बाकियों की तरह इसी बुरी हालत में होता। HMPH। सदर्न एज़्योर्सवर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अभी साइड्स बदल लोगे तो दी एरिस्टोक्रेट्स तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? डेमन्स ग्रिमिस ने पूछा। हो, और अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत पहले ही साइड्स बदल ली थी। सदर्न एज़्योर्सवर्ड इस वक्त बहुत स्मग फील कर रहा था। हालांकि वो अब दी एरिस्टोक्रेट से नीचे था, लेकिन डेमन्स ग्रिमिस, लेडी कैसानोवा और बाकियों को अपने पैरों तले कुचलना उसे बहुत बढ़िया लग रहा था। उसे हमेशा से पता था कि डेमन्स ग्रिमिस, लेडी कैसानोवा और बाकी लोग उसे नीचा समझते थे। हालांकि उसकी गिल्ड तीनों मेजर गिल्ड्स में सबसे कमजोर थी। वो कर भी क्या सकता था? क्या तुम दोनों मुझे पहले नीचा नहीं दिखाते थे? अब मैं तुम दोनों को डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। इस पल सदर्न एज़्योर्सवर्ड को बहुत मजा आ रहा था। उन दोनों के नीचा दिखाने की वजह से उसके अंदर जो भी गुस्सा और निराशा भरी थी, वो सब साफ हो चुकी थी। तुम डेमन्स ग्रिमिस, सदर्न एज़्योर्सवर्ड से और सवाल करना चाहता था, लेकिन बिली बॉय ने उसे टोक दिया। ठीक है, बहुत हो गया। इस बंदे ने शायद हमें बहुत पहले ही धोखा दे दिया था। द एरिस्टोक्रेट्स को पक्का हमारे प्लान्स और मूवमेंट्स के बारे में पहले से पता था, जिससे समझ आता है कि उन्होंने वर्डियोर ग्लाइडर के साथ मिलकर सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था और बस हमारे आने का वेट कर रहे थे। जब उसने पहले सदर्न एज़्योर्सवर्ड को पीछे हटते देखा था, तो बिली बॉय को सब साफ हो गया था। आर्कोसियोस सैंक्चुरी और मैगीथीव्स का खेल खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ एक ही चीज कर सकते थे, और वो थी मौत तक लड़ना। नंबर्स में हमारे पास एडवांटेज है। हमें किसी भी कीमत पर मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना हमारा काम तमाम हो जाएगा। बिली बॉय ने उस जॉइंट आर्मी को मोटिवेट करने की कोशिश की जिनका मोराल लगभग टूट चुका था, और फिर अटैक करने का ऑर्डर दिया। चार्ज। दोनों गिल्ड्स के सारे मेंबर्स आगे की तरफ बढ़ने लगे। वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में थे, जिनमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं थे। मेजेस, एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल्स का यूज करो। सदर्न एज़्योर्सवर्ड हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि दुश्मन के पास नंबर्स का एडवांटेज था, लेकिन नंगे प्लेयर्स के एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा गिर गए थे और उनकी डिफेंस लगभग ना के बराबर थी। जब उसकी साइड के मैजिशियंस ने एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल्स का इस्तेमाल किया, तो स्पेल्स की सिर्फ एक वेव ही सेम लेवल के बहुत सारे वॉरियर्स को मारने के लिए काफी थी। फक। मैं तुरंत मारा गया। बॉस, हम उन्हें पार नहीं कर सकते। बस आगे बढ़ो, बाकी सब भूल जाओ और चार्ज करो। हमें पार जाना ही होगा। फिलहाल बिली बॉय के पास और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उनके पास बहुत लोग थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर पहले ही एक बार मर चुके थे। किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। इजाबेला ने उन सबको नंगा कर दिया था। अब ना तो वो अटैक कर सकते थे और ना ही डिफेंड। भले ही उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था, लेकिन सारे प्लेयर्स आगे जाते ही मर रहे थे। उनके कमजोर अटैक से दुश्मन के टैंक्स को लगभग कोई डैमेज नहीं हो रहा था। इसके अलावा दुश्मन की तरफ वेल प्रिपेयर्ड क्लेरिक्स किसी भी वक्त हील करने के लिए तैयार थे। उनका दिया गया डैमेज ना के बराबर था। बिली बॉय, क्या तुम चाइना के टॉप PvP कैप्टन नहीं हो? आज मुझसे हार मत जाना। सदर्न एज़्योर्सवर्ड ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो आज की बैटल जीत गया, तो इसका मतलब होगा कि उसने अपनी छोटी सी आर्मी से 5 दूसरी गिल्ड्स की जॉइंट आर्मी को हरा दिया। साथ ही इसका मतलब ये भी होगा कि उसने बिली बॉय के टॉप कमांडर को हरा दिया। बेशक सदर्न एज़्योर्सवर्ड कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि बिली बॉय बिना इक्विपमेंट वाले नंगे प्लेयर्स के एक ग्रुप को लीड कर रहा था। हम क्या करें? डेमन्स ग्रिमिस घबरा गया। उसकी कमांड के नीचे प्लेयर्स एक के बाद एक मर रहे थे, और वो किसी भी तरह ऑम्निसवर्ड के मेंबर्स को पार नहीं कर पा रहे थे। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्लेयर्स के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, और ऑम्निसवर्ड के पास एक कंप्लीट हीलिंग सिस्टम है। उन्हें पार करना इम्पॉसिबल है, बिली बॉय ने कहा। तो फिर हम क्या करें? हम इस मनहूस मैप को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैजिक सर्कल को अपने आप गायब होने में 5 घंटे लगते हैं। अगर हम तब तक वेट करेंगे तो शायद हम मारे जाएंगे और वापस बिगिनर्स विलेज पहुंच जाएंगे। डीमन्स ग्रिमिस इस समय बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन पहले वो सोल ट्रैप मैजिक सर्कल के ब्लॉकेड इफेक्ट को लेकर बड़ा चौड़ा हो रहा था, लेकिन अब इसी स्पेशल इफेक्ट ने उन्हें एक डेस्परेट सिचुएशन में फंसा दिया था। वो रिटर्न स्क्रोल्स यूज नहीं कर सकते थे। क्वेस्ट मैप्स मेन मैप से अलग होते थे। एक बैरियर प्लेयर्स को ऐसे मैप्स के बीच मूव करने से रोकता था। क्वेस्ट मैप्स पर प्लेयर्स सिर्फ उसी मैप पर रेजरेक्ट हो सकते थे। अभी वाला क्वेस्ट मैप साफ तौर पर एक बहुत बड़ा डेथ हाउस बन चुका था, और जो प्लेयर्स 4 मेजर गिल्ड्स की जॉइंट आर्मी का हिस्सा थे, वो डेथ रो के कैदी बन गए थे। भरते हुए बिली बॉय ने कहा, हम ट्रूस कर लेते हैं। उसके लिए ये शब्द जोर से बोलना बहुत मुश्किल था। ट्रूस तो बस कहने का एक अच्छा तरीका था। आसान शब्दों में उसका मतलब सरेंडर था। मैं सच कहूं तो डेमन्स ग्रिमिस ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। वो एक वेटरन प्लेयर था जो दशकों से गेम कम्युनिटी में था।
अगर उसे ऐसे दो छोटे लड़कों के सामने सरेंडर करना पड़े जो अभी प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुंचे थे, तो क्या उसकी रेपुटेशन मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? अपने गिल्ड मेंबर्स के बारे में सोचो। बिली बॉय ने सिर हिलाया। गिल्ड मास्टर्स होने के नाते अगर वो जिम्मेदारी लेते और बैटल हारने के बाद गेम क्विट कर देते तो उन्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन अगर वो अपने सारे गिल्ड मेंबर्स को भी अपने साथ नीचे ले गए तो वो इन प्लेयर्स को नाराज कर बैठेंगे। वो प्रोफेशनल गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स थे। डॉन ब्रेक बस एक गेम था। अगर ये गेम उनके लिए खत्म भी हो गया तो भी वो किसी दूसरे गेम में कमबैक कर सकते थे। हालांकि अगर उन्होंने अपने सारे फैंस को नाराज कर दिया तो उन्हें अगले गेम में कुछ बड़ा करने का चांस नहीं मिलेगा। वैसे देखा जाए तो लेडी कैसानोवा और डेमन्स ग्रिमस काफी लकी थे। द एरिस्टोक्रेट्स ने कभी भी उनकी दोनों गिल्ड्स पर स्पेसिफिकली अटैक नहीं किया था। हाँ, तियानियों की हरकतें देखकर कोई भी बता सकता था कि जिन 4 गिल्ड्स ने उस पर अटैक करने की हिम्मत की थी उनका खेल खत्म हो चुका था। हाँ, तियानियों उन सबको तब तक मारेगा जब तक कि वो वापस बिगिनर्स विलेज नहीं पहुंच जाते। हालांकि हैप्पी ड्रंक ने हाँ तियानियों का सपोर्ट नहीं किया। वो इस बात से सहमत था कि इन 2 मेजर गिल्ड्स को सबक सिखाया जाना चाहिए और उन्हें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। फ्यूचर में चारों मेजर सिटीज के बीच पक्का कॉम्पिटिशन होगा। अगर मैजिथीव्स और आर्कोशियस सैंक्चुअरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई तो इससे डॉनलाइट सिटी कमजोर हो जाएगी। इस बात पर जियांग फेई ने हैप्पी ड्रंक का सपोर्ट किया। हालांकि हाँ तियानियों बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर भी हाँ तियानियों ने खुलेआम अपना गुस्सा नहीं दिखाया क्योंकि वो जियांग फेई की रेपुटेशन को बचाना चाहता था। कम से कम इतने समय में द एरिस्टोक्रेट्स के प्लेयर्स ने सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड और हेवेंस वॉरगॉड के प्लेयर्स पर ही अटैक किया था। उन्होंने कभी भी जानबूझकर आर्कोशियस सैंक्चुअरी और मैजिथीव्स पर अटैक नहीं किया था। हेवेंस वॉरगॉड और फैंटेसी वर्ल्ड के पास कुल मिलाकर लगभग 1,40,000 प्लेयर्स थे, लेकिन ये नंगे प्लेयर्स 1 लाख पावरफुल और फुली इक्विप्ड प्लेयर्स का मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसलिए ये डॉनलाइट सिटी के सारे पब प्लेयर्स के लिए आंखें खोलने वाला नजारा था। पूरा क्वेस्ट मैप नंगे ट्वाइलाइट सिटी प्लेयर्स से भरा हुआ था जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। इसके अलावा पूरा मैप लगभग टूमस्टोन से भर चुका था। ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को रेजरेक्ट होते ही मार दिया जाता था। अब उनके लिए मैप पर ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था जहां कोई टूमस्टोन्स ना हो ताकि वो रेजरेक्ट हो सकें। सिर्फ 2 घंटों में फैंटेसी वर्ल्ड और हेवेंस वॉरगॉड के प्लेयर्स का लेवल एवरेज तौर पर 10 लेवल से ज्यादा गिर चुका था। यह कहा जा सकता था कि ट्वाइलाइट सिटी में दूसरे और तीसरे रैंक वाली दोनों गिल्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं। हाँ, तियानियों का गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी लोगों को साथ लेकर ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स का शिकार कर रहा था। भगवान भी इन बदनसीब प्लेयर्स को नहीं बचा सकता था। पूरा क्वेस्ट मैप ब्लॉक था। अगर वो ब्लॉक नहीं भी होता तो भी इंटरसिटी टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसलिए वो बचकर भाग नहीं सकते थे। जब हाँ तियानियों पागलों की तरह ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को मार रहा था तब मैगिथीव्स और आर्कोसियोस सैंक्चुरी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। 3 घंटों से भी कम समय में ट्वाइलाइट सिटी के सारे प्लेयर्स क्वेस्ट मैप से गायब हो चुके थे। हाँ तियानियों, जो गुस्से से उबल रहा था, उसने सुप्रीम वॉरगॉड और बाकियों की कोई सफाई नहीं सुनी। उसे और दी एरिस्टोक्रेट्स के बाकी प्लेयर्स को बस एक ही काम आता था, मारना। हालांकि सोल ट्रैप मैजिक सर्कल प्लेयर्स को कैद कर सकता था और उन्हें शहर में रेजरेक्ट होने से रोक सकता था, लेकिन गेम रूल जो लेवल 10 से नीचे के प्लेयर्स को बिगिनर्स विलेज से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था, वो साफ तौर पर ज्यादा सुपीरियर था। जब ये ट्वाइलाइट सिटी प्लेयर्स लेवल 9 पर गिरे तो उन्हें अपने आप ट्वाइलाइट सिटी के बिगिनर्स विलेज में वापस ट्रांसफर कर दिया गया। आखिरकार दूसरे शहर का ये सफर, जहां उन्हें दूसरों को कुचलना था ना कि खुद कुचलना था, वो खत्म हो गया। इन प्लेयर्स के बिगिनर्स विलेज लौटने के बाद जियांग फे को नहीं पता था कि उनमें से कितने लोग गेम खेलना जारी रखेंगे। हालांकि ये बहुत साफ था कि उनमें से कई लोग गेम छोड़ देंगे। इसके अलावा दोनों गिल्ड्स फैंटेसी वर्ल्ड और हेवेंस वॉरगॉड अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थीं। लेडी कासानोवा और डेमन्स ग्रिमस ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि वो ट्रूस के लिए निगोशिएट करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? हालांकि हैप्पी ड्रंक हान तियानियों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें जियांग फे पर थीं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। हैप्पी ड्रंक गुस्से में पागल हां तियानियों को समझाने की सोच भी नहीं सकता था। वो सिर्फ जियांग फे पर अपनी उम्मीदें टिका सकता था। हालांकि हैप्पी ड्रंक को इस बात से नफरत थी कि इन दोनों गिल्ड्स ने द एरिस्टोक्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने की साजिश रची थी, लेकिन वो गेम को लेकर बहुत सीरियस था। उसे पता था कि गेम में आगे चलकर उन्हें लेडी कासानोवा और बाकियों की ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे इंटरसिटी कॉम्पिटिशन होने वाला था। अगर उन्होंने गुस्से में आकर इन दोनों गिल्ड्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया तो फ्यूचर में दूसरे शहरों के लोग उन्हें आसानी से हरा देंगे। हैप्पी ड्रंक की सोच अच्छी थी, लेकिन हाँ तियानियों को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, तियानियों इस गेम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। आज उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि हाँ तियानियों ने मैजिथीव्स और आर्कोसियोस सैंक्चुरी को पूरी तरह से मिटाने की ठान ली थी। चलो पहले उनसे बात करते हैं। अगर हमें उन सबको मारना ही है तो भी मारने से पहले उन्हें कुछ तो कहने का मौका देना चाहिए। जियांग फे और हैप्पी ड्रंक एक जैसी सोच रखते थे, लेकिन उन्होंने हाँ तियानियों का उदास चेहरा देखा। उन्हें पता था कि गुस्से ने इस टाइकून के होश उड़ा दिए थे और शायद कोई भी उसे समझा नहीं सकता था। ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा।
वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि वो ट्रूस करने का प्लान कैसे बना रहे हैं। हाँ, तियान्यू अभी भी जियांग फे की रेपुटेशन की बहुत परवाह करता था। हालांकि वो अभी भी गुस्से में था, फिर भी उसने उन्हें तुरंत मारने की बजाय जाकर बात करने के लिए हामी भर दी। जियांग फे और हैप्पी ड्रंक की मिली जुली कोशिशों से हाँ तियान्यू आखिरकार लेडी कासानोवा और बाकियों के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर बैठ गया। मुझे लगता है कि हमारे बीच की वॉर असल में एक गलत फहमी की वजह से हुई थी। हम डेमन्स ग्रिमिस साफ तौर पर अपनी बची खुची रेपुटेशन बचाने के लिए एक ग्रैंड ओपनिंग के साथ निगोशिएशन शुरू करना चाहता था। बदनसीबी से उसने गलत निगोशिएशन टारगेट चुन लिया था। अगर वो हैप्पी ड्रंक के साथ निगोशिएट कर रहा होता तो शायद वो अपनी बात पूरी कर पाता, लेकिन हाँ तियान्यू को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। श्विंग। अभी डेमन्स ग्रिमिस बात ही कर रहा था कि हाँ तियान्यू ने अपनी रेनबो ब्लेड बाहर निकाल ली। क्लैंग। हाँ, तियान्यू ने आराम से अपने हाथ में मौजूद रेनबो ब्लेड पर हाथ फेरा और तिरछी नजरों से डेमन्स ग्रिमिस को देखा। उसका मतलब साफ था, अगर तुमने अपनी बकवास जारी रखी तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। मैं डेमन्स ग्रिमिस इतना डर गया कि उसने आगे एक शब्द भी निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए यह पक्का नहीं था कि वो अपने सामने खड़े इस फुली इक्विप्ड टाइकून को हरा पाएगा या नहीं। हालांकि अगर वो हरा भी सकता था तो हाँ तियान्यू पर अटैक करते ही निगोशिएशंस टूट जाती, फिर उनकी दोनों गिल्ड्स तुरंत मिट जातीं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो वो नहीं ले सकता था। इस बार हम हार गए हैं। शर्तें तुम तय करो। अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो हम जैसे गिल्ड ऑफिशियल्स अपने गेम अकाउंट्स डिलीट कर सकते हैं। प्लीज बस हमारे गिल्ड मेंबर्स को जाने दो। उनके लिए लेवल्स बढ़ाना आसान नहीं है। हमारे साथ उन्हें भी नीचे खींचने की कोई जरूरत नहीं है। लेडी कासानोवा डेमन्स ग्रिमिस के मुकाबले काफी समझदार थी। उसकी बातों ने तुरंत मैजिथीव्स के प्लेयर्स के दिलों को छू लिया। हो ठीक है, तो फिर अपने अकाउंट्स डिलीट कर दो। हाँ, तियान्यू अभी भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। तो तुम उन्हें जाने देने का वादा करते हो? अगर ऐसी बात है तो बिली और मैं अभी अपने अकाउंट्स डिलीट कर देंगे, लेडी कैसनोवा ने सीरियसली कहा। ये तुमने कहा था, मैंने कोई हामी नहीं भरी। हाँ, तियान्यू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम जब उसे समझ आया कि हाँ तियान्यू किसी को भी जाने देने का प्लान नहीं बना रहा था तो लेडी कैसनोवा ने बेबसी से हैप्पी ड्रंक की तरफ देखा। वो सच में हाँ तियान्यू से डील नहीं करना चाहती थी। हाँ, तियान्यू की बात ही कुछ और थी। उसे कभी भी कोई इंटरेस्ट पाने या खोने की परवाह नहीं थी। वो बस वही करता था जो उसका मन करता था। उसे संभालना बहुत मुश्किल था। खैर, हैप्पी ड्रंक ने नोटिस किया कि लेडी कासानोवा उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिलहाल वो बस हाँ तियान्यू की कमांड्स के नीचे काम करने वाला एक वर्कर था। उसका बॉस गुस्से में था, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता था। मजबूरी में हैप्पी ड्रंक बस जियांग फे को इशारा कर सकता था कि वो हाँ तियान्यू को समझाने में मदद करे। साई ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि उसे हाँ तियान्यू को रोकना चाहिए, वरना डॉनलाइट सिटी की ताकत काफी कम हो जाएगी। फिर इसका फायदा साउथ वेस्ट की सेंट लाइट सिटी और साउथ ईस्ट की डस्क लाइट सिटी को मिलेगा। ब्रदर यू, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। सजा देना ठीक है, बेहतर होगा अगर वो यहां से जिंदा बाहर निकल जाएं। जियांग फे ने सलाह दी। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दूं? जब उन्होंने मेरे खिलाफ प्लान बनाया था तो उनका मुझे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तियान्यू ने उन्हें घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों गिल्ड्स को जड़ से खत्म करने की ठान चुका था। मैं जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये सच था कि तीनों मेजर गिल्ड्स दी एरिस्टोक्रेट्स को खत्म करने का प्लान बना रही थीं, जैसा कि हाँ तियान्यू ने कहा। इस बार अगर जियांग फे ने उनके प्लान्स को खराब नहीं किया होता तो शायद दी एरिस्टोक्रेट्स का खेल खत्म हो चुका होता। ब्रदर आफे, मेरी मदद करो। मेरे गिल्ड मेंबर्स की खातिर मैं तुमसे भीख मांगती हूं। जब लेडी कासानोवा ने देखा कि जियांग फे हार मानने वाला है तो उसने तुरंत जियांग फे को प्लीड करने के लिए एक प्राइवेट मैसेज भेजा। जियांग फी भी हाँ तियान्यू को बहुत अच्छे से जानता था। पूरी डॉनलाइट सिटी में बस एक ही इंसान था जो हाँ तियान्यू के डिसीजन पर असर डाल सकता था, और वो था जियांग फे। ठीक है, जियांग फी ने सिर हिलाया, फिर हाँ तियान्यू से कहा। मैं इसे ऐसे कहता हूं, इसे ऐसे देखो जैसे तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। उन्हें जाने दो। ब्रदर, तुम्हारे लिए कोई एहसान करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बिग ब्रदर बेर और बाकियों का किया होता तो मैं पक्का हंसकर बात टाल देता और उन्हें माफ कर देता, लेकिन इन लोगों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बस तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम मुझसे इन्हें ऐसे ही जाने देने के लिए कह रहे हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। हालांकि हाँ, तियान्यू ने सीधा जियांग फे की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो इन लोगों को जाने देने के लिए राजी भी नहीं हुआ। ये सुनकर लेडी कैसानोवा निराश हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि दोनों मेजर गिल्ड्स का खेल सच में खत्म हो चुका था। रुको, बिली बॉय अचानक सामने आया। उसने लेडी कासानोवा को खींचा, फिर जियांग फे की तरफ मुड़कर बोला, ब्रदर आफे, हम मैगथीव्स अपनी मर्जी से एम्पीरियल ड्रैगन में मर्ज हो जाएंगे और तुम्हारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही सारे कोर मेंबर्स के वर्क अग्रीमेंट्स भी एम्पीरियल ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या तुम इसके लिए राजी हो? क्या?
बिली बॉय की बातों से जियांग फे सुन रह गया। तुम ये क्या कर रहे हो? लेडी कैसानोवा ने अपने पति को हैरानी से देखा। बीच में मत बोलो, मेरा फैसला आखिरी है। हालांकि लेडी कैसानोवा हमेशा से गिल्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालती आई थी, लेकिन इस बार बिली बॉय बहुत पक्का था। फे, जल्दी हाँ बोल दो। मैं पूरे दिन सिर्फ इसी पल के लिए एक्टिंग कर रहा था। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। कंफ्यूज जियांग फे को अचानक हाँ तियान्यू से एक प्राइवेट मैसेज मिला। क्या? जियांग फे शॉक्ड रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाँ तियान्यू इतने समय से बस गुस्से का नाटक कर रहा था। हाँ, तियान्यू का प्लान दोनों गिल्ड्स को एक कोने में धकेलना था, ताकि ऐसा लगे कि जियांग फे ने आखिरी मौके पर आकर सबको बचा लिया। इस तरह जियांग फे को इसका फायदा मिलता और लेडी कासानोवा और बाकियों को लगता कि उन पर जियांग फे का बहुत बड़ा एहसान है। वैसे देखा जाए तो हाँ तियान्यू ने जियांग फी के करीब आने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। असल में जब इजाबेला जॉइंट आर्मी को टॉर्चर कर रही थी, हाँ तियान्यू ने तभी से सोचना शुरू कर दिया था कि वो इस घटना का इस्तेमाल करके जियांग फे पर अपना एहसान कैसे चढ़ा सकता है। ठीक है, जियांग फे ने 2 बार बिली बॉय को मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने बेमन से हामी भर ही दी। एक बहुत बड़ी गिल्ड अब उसके कंट्रोल में थी और वो लोग उसके बहुत एहसानमंद भी थे। तुम लोग ये देखकर कि मैजिथीव्स अब एम्पीरियल ड्रैगन में मर्ज हो चुकी थी और डिस्ट्रॉय होने से बच गई थी, डेमन्स ग्रिमिस दुविधा में पड़ गया। वो अपनी गिल्ड को एम्पीरियल ड्रैगन में मर्ज नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी गिल्ड पलक झपकते ही खत्म हो जाती। ठीक है, आर्कोसियोस सैंक्चुअरी भी मैजिथीव्स के नक्शेकदम पर चलेगी और एम्पीरियल ड्रैगन में मर्ज हो जाएगी। कोर मेंबर्स के अग्रीमेंट्स भी ट्रांसफर होकर एम्पीरियल ड्रैगन के अंदर आ जाएंगे। अंत में फायदे और नुकसान तौलने के बाद डेमन्स ग्रिमिस ने अपना फैसला सुना दिया। क्योंकि उन्हें अपनी कीमती गिल्ड्स किसी और को देनी पड़ रही थी, तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि लेडी कासानोवा और डेमन्स ग्रिमिस दुखी नहीं थे। लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर्स होने के नाते उन्हें फैसला लेना ही था। वैसे भी अपनी गिल्ड्स को बचाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो अपनी गिल्ड्स जियांग फे को दे देते तो उनका अपनी गिल्ड्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अगर वो अपनी गिल्ड्स जियांग फे को नहीं देते तो द एरिस्टोक्रेट्स उसी वक्त उनकी गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते। दोनों ही सूरतों में अंजाम एक ही था। अगर वो अपनी गिल्ड्स जियांग फे को दे देते तो कम से कम उनकी गिल्ड्स के ऑर्डिनरी मेंबर्स मारे नहीं जाते और वापस बिगिनर्स विलेज नहीं भेजे जाते। हालांकि वो डॉन ब्रेक गेम में फेल हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी दूसरे गेम्स में कमबैक कर सकते थे। अगर वो जिद्दी बने रहते और अपनी गिल्ड्स जियांग फे को नहीं देते तो उनके फैसले की वजह से उनके सारे गिल्ड मेंबर्स मारे जाते और बिगिनर्स विलेज लौट जाते। अगर ऐसा होता तो जिन कोर मेंबर्स ने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उन पर शायद कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो ऑर्डिनरी गिल्ड मेंबर्स पक्का उनसे जीवन भर नफरत करते। उनके प्रोफेशनल करियर्स के लिए ये साफ तौर पर एक डिजास्टर साबित होता। गिल्ड मर्जिंग अग्रीमेंट साइन करने और कोर प्लेयर्स के ट्रांसफर जैसी चीजें बहुत ट्रबलसम थीं। जियांग फे को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। किस्मत से जियांग फे के पास रोजेट रोज थी, जो इन कामों में बहुत बढ़िया थी। जब लोगों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बात आती थी जिसमें उनका नुकसान हो, तो वो पक्का एक प्रोफेशनल थी। उसने ये छोटे मोटे काम रोजेट रोज पर छोड़ दिए। जियांग फे को उन कोर मेंबर्स को पे करने की कोई चिंता नहीं थी जो ट्रांसफर होकर अब उसके कंट्रोल में थे। उसके हाथ में अभी भी बहुत सारा पैसा था, अरबों का कैश। वो आसानी से किसी बड़ी और महंगी चीज के साथ खेल सकता था। फिर ये तो बस एक गिल्ड थी। रही बात इन दोनों गिल्ड्स की मैनेजमेंट संभालने वाले लेडी कासानोवा और बिली बॉय की, तो उन्होंने कहा कि वो एम्पीरियल ड्रैगन में रहकर जियांग फे के लिए काम कर सकते हैं। बेशक ऐसा तब होता जब जियांग फे हाँ बोलता। अगर जियांग फे को इस बात का भरोसा नहीं था कि वो उसे धोखा नहीं देंगे तो वो तुरंत अपने अकाउंट्स डिलीट करके गायब हो सकते थे। हालांकि जियांग फे उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे पता था कि फिलहाल उसकी कमांड के नीचे सिर्फ कुछ लुच्चे लफंगे और लड़कियों का एक ग्रुप था जो गेम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे। उनमें से कोई भी कोई ढंग का काम नहीं कर सकता था। अब जब 2 प्रोफेशनल प्लेयर्स खुद उसके सामने खड़े थे तो उसके पास उनका इस्तेमाल ना करने का कोई कारण नहीं था। इस बारे में कि क्या ये दोनों लोग उसकी पावर हथियाने की कोशिश करेंगे, जियांग फे ने कभी सोचा भी नहीं था। भले ही ये दोनों जियांग फे के सिर पर चढ़ने की कोशिश ना करते, फिर भी वो गिल्ड के मामले संभालने में बहुत आलसी था। अगर उन दोनों को राइट्स और अथॉरिटी के लिए लड़ने में इंटरेस्ट था तो जियांग फे को उन्हें गिल्ड का ज्यादा काम सौंपने में खुशी ही होती। वैसे भी इंटरेस्ट्स के मामले में उन्हें चेक में रखने के लिए पहले से ही अग्रीमेंट्स मौजूद थे। इसके अलावा सब कुछ कंट्रोल में रखने के लिए रोजेट रोज थी ही। साथ ही उनके पास दी एरिस्टोक्रेट्स जैसी स्ट्रॉन्ग एलाई थी। सच कहूं तो जियांग फे को लेडी कासानोवा और बिली बॉय की किसी भी उल्टी सीधी हरकत की ज्यादा चिंता नहीं थी। रही बात डेमन्स ग्रिमिस की, तो उसने एम्पीरियल ड्रैगन ज्वाइन नहीं की। हालांकि उसने अपना गेम अकाउंट डिलीट भी नहीं किया। वो बस बिना कोई सुराग छोड़े चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो किसी और गिल्ड में गया या शांति से एक पब प्लेयर बन गया। ताली बजने की आवाज। जैसे ही जियांग फे और हाँ तियान्यू ने मैगिथीव्स और आर्कोसियोस सैंक्चुरी का मामला सेटल किया, उन्हें अचानक आसमान से ताली बजने की आवाज सुनाई दी। ये कौन है? जियांग फे हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा कोई और प्लेयर भी उड़ सकता है। हो वर्जियो ग्लाइडर, तुम ऑसम हो।
द अरिस्टोक्रेट्स, बहुत बढ़िया। एक आवाज के साथ एक साया आसमान से नीचे उतरा। जमीन पर पैर रखने के बाद ही जियांग फे और बाकी लोग उसे साफ देख पाए। वो 23 या 24 साल का एक हैंडसम यंग मैन था। वो ह्यूमन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें गोल्डन थीं। वो पूरी तरह से ड्रैगन स्केल्ड आर्मर से इक्विप्ड था, जो गोल्डन रोशनी से चमक रहा था। वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। कॉस्मिक ड्रैगन, सेलेस्टियल रेस, डिवाइन इंक्विजिटर, लेवल 38, हेल्थ पॉइंट्स 11,000, माना पॉइंट्स 30,000, मैजिक अटैक 4,758। Remarks: The Wise Guild Master of Dusklight City's Church of Saints Guild. होली। आसमान से उतरे इस बंदे को देखकर बाकियों को शायद सिर्फ क्यूरियोसिटी हुई होगी, लेकिन जियांग फे अपनी मिस्टीरियस रिंग से इस बंदे की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकता था। अगर वो नहीं देखता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही उसने देखा, जियांग फे शॉक्ड रह गया। सबसे पहली बात, ये बंदा असल में हिडन सेलेस्टियल रेस का इनहेरिटर था। ये जानना जरूरी था कि सेलेस्टियल रेस और नेफिलम रेस लाइट एंड डार्कनेस फैक्शंस में सबसे पावरफुल रेसेस थीं। अगर इस बंदे को सेलेस्टियल रेस की इनहेरिटेंस मिल सकती थी, जो जियांग फे की नेफिलिम रेस के बराबर थी, तो इसका सीधा सा मतलब था कि इस बंदे के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज और लक था। उसके सामने खड़ा ये बंदा सेलेस्टियल रेस से था। ये पहली चीज थी जिसने जियांग फे को हैरान किया। दूसरी बात यह थी कि ये बंदा डस्कलाइट सिटी से था। सबको पता था कि इंटरसिटी टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे। तो ये बंदा यहां कैसे पहुंचा? क्या ऐसा हो सकता था कि उसने कोई टेलीपोर्टेशन टूल यूज किया हो? बच्चे, तुम कौन हो? हाँ, तियान्यू ने शक भरी टोन में पूछा। ये बच्चा अचानक कहीं से भी टपक पड़ा था, और वो पूरी तरह से गोल्डन आर्मर से इक्विप्ड भी था। वो हाँ तियान्यू से ज्यादा कूल लग रहा था, इसलिए हाँ तियान्यू को स्वाभाविक तौर पर वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हो, मैंने सुना है कि तुम पूरी डॉनलाइट सिटी के सबसे पावरफुल प्लेयर हो, चलो एक ड्यूअल हो जाए। कॉस्मिक ड्रैगन ने हाँ तियान्यू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसके बजाय उसने जियांग फे से बात की और मुस्कुराया। जरूर, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो भी देखना चाहता था कि ये सेलेस्टियल रेस वाला बंदा कितना स्ट्रांग था। तुम पहले वार करो। कॉस्मिक ड्रैगन ऐसे अकड़ दिखा रहा था जैसे वो जियांग फे को कोई सबक सिखाने वाला हो। अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जियांग फे ने सिर हिलाया। चूंकि ये बंदा सेलेस्टियल रेस से था, इसलिए उसे अपनी पावर्स को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। जंपिंग स्लैश। जियांग फे उछला और तुरंत कॉस्मिक ड्रैगन के बगल में पहुंच गया, और साथ ही उसने ठंडी नीली हवा की एक सांस छोड़ी। रैपिड फ्रॉस्ट बर्स्ट -6987। क्या? जियांग फे ने अटैक करते ही कॉस्मिक ड्रैगन को मौत से डरा दिया था। जब कॉस्मिक ड्रैगन पहली बार आया था तो उसने जियांग फे को इजाबेला के साथ एक ड्रैगन की पीठ पर बैठकर दुश्मनों को मारते हुए देखा था। भले ही जियांग फे जो डैमेज दे रहा था वो कम नहीं था, लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं था। इसलिए कॉस्मिक ड्रैगन को नहीं लगा था कि जियांग फे इतना ज्यादा स्ट्रांग है। वो सिर्फ एक बहाने के तौर पर जियांग फे को चैलेंज कर रहा था। वो असल में इजाबेला के साथ ड्यूअल करना चाहता था। हालांकि एक लड़की को ड्यूअल के लिए बुलाना काफी शर्मिंदगी की बात थी। चूंकि ऐसा लग रहा था कि जियांग फे उसका दोस्त है, इसलिए वो जियांग फे को पीटना चाहता था ताकि वो उस लड़की को बीच में आने के लिए मजबूर कर सके। क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया था, वो अपनी कोई भी एबिलिटीज दिखा पाता उससे पहले ही जियांग फे की फ्रॉस्ट ब्रेथ ने उसके आधे से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स उड़ा दिए। उसी समय वो एक फ्रोजन स्टेट में भी फंस गया। टीएसके, मुझे लगा था कि ये कोई ट्रबलसम बंदा होगा, लेकिन ये तो बस एक और वीकलिंग निकला। जियांग फे ने जीभ से आवाज निकालते हुए उसकी बेइज्जती की। अपने हैमर को घुमाते हुए वो पक्का क्रिटिकल हिट उस बंदे को तुरंत मार देता जो खुद को कॉस्मिक ड्रैगन कह रहा था। डिंग! एक गोल्डन लाइट चमकी और कॉस्मिक ड्रैगन के सामने एक मैजिकल शील्ड आ गई। जियांग फे का हिट बिल्कुल बेकार हो गया। ये क्या? इनवल्नरेबिलिटी? HMPH। अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कूलडाउन पर ना होती तो इनवल्नरेबिलिटी एक्टिव होने पर भी मैं तुम्हें मार सकता था। जियांग फे चिल्लाया। लगभग सारी लाइट रिलेटेड क्लास कोई ना कोई शील्ड इस्तेमाल कर सकती थी, अगर इनवल्नरेबिलिटी नहीं तो कुछ और। दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल थीं। उस वक्त जियांग फे की डीमन मॉर्फ स्किल को इस्तेमाल करने में अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का समय बाकी था। वो स्किल इस फाइट में कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। जियांग फे इजाबेला पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी पूरी पावर टेस्ट करना चाहता था। वर्डियोर ग्लाइडर, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। यू हैव माई रिस्पेक्ट। कॉस्मिक ड्रैगन ने बहुत ही एरोगेंट तरीके से बात करते हुए कहा। हालांकि जियांग फे का अचानक किया गया आइस बर्स्ट बहुत पावरफुल था और वो उसे फ्रीज करने में कामयाब रहा था। फिर भी वो आदमी सीना ताने खड़ा था, जैसे उसे किसी को भी हराने का कॉन्फिडेंस हो। HMPH, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी ये इनवल्नरेबिलिटी कितनी देर टिकती है। जियांग फे ने एक कदम आगे बढ़ाया और अटैक करना जारी रखा। भले ही कॉस्मिक ड्रैगन पर अभी भी इनवल्नरेबिलिटी एक्टिव थी, जियांग फे उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इस छोटे कमीने के पास हेल्थ पॉइंट से ज्यादा माना था। ये साफ था कि वो एक मैजिक क्लास था। अगर जियांग फे ने उसे दूरी बनाने दी तो जियांग फे का नुकसान होगा।
डिवाइन शैकल। भले ही जियांग फे ने कॉस्मिक ड्रैगन से चिपके रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक बाइंडिंग स्किल के इफेक्ट से बच नहीं पाया। जैसे ही शैकल्स ने जियांग फे को एक जगह पर जकड़ लिया, कॉस्मिक ड्रैगन तुरंत उससे दूर हट गया और अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए एक स्किल यूज की। फक दिस बगर, मुझे तुम्हारे जैसे खुद को हील करने वाले कमीनों से नफरत है। कॉस्मिक ड्रैगन को खुद को हील करते देख जियांग फे ने गुस्से से त्योरियां चढ़ाईं। जियांग फे को पता था कि उसका बेसिक अटैक ज्यादा नहीं था और बिना इंस्टेंट आइस बर्स्ट के वो कभी फेटल डैमेज नहीं दे सकता था। उसके सबसे बड़े दुश्मन वही क्लास थे जो खुद को हील कर सकते थे। जब जियांग फे और कॉस्मिक ड्रैगन के बीच की दूरी लगभग 7 मीटर्स हो गई तो कॉस्मिक ड्रैगन ने एक स्पेल चांट करना शुरू कर दिया। उसी वक्त उस पर से इनवल्नरेबिलिटी इफेक्ट भी खत्म हो गया। इंटरसेप्ट। जिस सेकंड लाइट शैकल्स गायब हुए, जियांग फे उछलकर कॉस्मिक ड्रैगन की तरफ बढ़ा। अगर जियांग फे किसी मैजिशियन को अपनी चांटिंग पूरी करने देता तो उसे एक पावरफुल और फेटल डैमेज झेलना पड़ता। वैम! -3768। जैसे ही जियांग फे का हैमर कॉस्मिक ड्रैगन को लगने वाला था, लाइट की एक पावरफुल शॉकवेव ने जियांग फे को पीछे धकेल दिया और साथ ही लगभग 4000 का डैमेज दिया। ये साफ था कि कॉस्मिक ड्रैगन को इस मूव की पहले से उम्मीद थी। जब जियांग फे झटके से पीछे गिरा तो कॉस्मिक ड्रैगन ने जियांग फे पर एक स्लो स्पेल कास्ट किया और एक नया स्पेल चांट करते हुए जियांग फे से दूर जाने लगा। इस तरह की बैटल स्ट्रैटेजी को किटिंग कहते हैं। ये एक ऐसा एडवांटेज था जिसे लगभग सारे रेंज अटैकर्स इस्तेमाल करना पसंद करते थे। HMPH, मेरी शॉर्ट रेंज का फायदा उठाकर मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं। जियांग फे ने गुस्से में फुफकारते हुए ब्लड क्रॉस स्किल को एक्टिवेट किया। ब्लड चेन। जब से उसने वो एक्सेसरी इक्विप की थी, उसने हमेशा लिंक स्किल का ही इस्तेमाल किया था और ब्लड चेन का कभी नहीं। जब जियांग फे को समझ आया कि कॉस्मिक ड्रैगन उसे किटिंग कर रहा है, तो उनके बीच की दूरी कम करने के लिए इस स्किल को इस्तेमाल करने का ये एक अच्छा मौका था। KA चक। जियांग फे की बाईं हथेली से एक ब्लडी कलर की रोशनी निकली और तेजी से कॉस्मिक ड्रैगन की तरफ गई और उसे चेन कर दिया। अगले ही सेकंड वो जबरदस्ती जियांग फे की तरफ खिंचता चला आया। फिर वो चेन उन दोनों के चारों ओर घूम गई और उन्हें एक साथ बांध दिया। कोई भी वहां से हिल नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों को ब्लड चेन स्किल से डैमेज पड़ने लगा था। मुझे ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी। अगर मैं इसे और लंबा खींचता हूं तो ये आदमी खुद को हील कर लेगा जबकि मैं धीरे धीरे ब्लीड होकर मर जाऊंगा। जियांग फे ने मन ही मन सोचा और तुरंत फैसला लिया। भले ही उसके पास 4 गुना ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, लेकिन वो खुद को हील करने वाले दुश्मन के सामने नहीं टिक सकता था। जहां जियांग फे प्रेशर फील करने लगा था, वहीं कॉस्मिक ड्रैगन बिल्कुल शांत था। चूंकि वो दोनों एक साथ बंधे हुए थे, कॉस्मिक ड्रैगन पर जियांग फे का अटैक नहीं रुका। हालांकि ये मैजिशियन स्पेशल था। डिवाइन इंक्विजिटर एक हिडन क्लास थी जो हैवी आर्मर में स्पेशलाइज करती थी। रूथलेस बराज के इतने स्टैक होने पर भी कि जियांग फे 300% डैमेज दे रहा था, कॉस्मिक ड्रैगन को सिर्फ 1000 से थोड़ा सा ज्यादा डैमेज पड़ा। जब उसने अटैक करने के लिए डीमन मॉर्फ का इस्तेमाल किया था तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं तुम्हारे साथ खेल खेलकर थक रहा हूं, कॉस्मिक ड्रैगन ने जानबूझकर जियांग फे को उकसाते हुए मुस्कुराकर कहा। डिवाइन एम्बॉडीमेंट। उस वक्त डीमन रेस प्लेयर जियांग फे के लिए ये जानने का सही समय था कि वो कितना स्ट्रांग है। उसे पूरी तरह कुचलने के लिए कॉस्मिक ड्रैगन ने एक स्ट्रांग स्किल एक्टिवेट कर ली थी। एक चमकीली गोल्डन लाइट ने कॉस्मिक ड्रैगन को घेर लिया, जिसने उसे इनवल्नरेबिलिटी दी और साथ ही यूजर की डिफेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा एक्टिव पीरियड के दौरान पड़ने वाला सारा डैमेज 40% कम हो जाएगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, ये बफ स्किल यूजर को प्रोटेक्ट भी करेगी, जिससे ये पक्का होगा कि सारी चांटिंग किसी भी तरह से रुकेगी नहीं और अटैक की वजह से डिले नहीं होगी। एक बार स्किल यूज हो जाने के बाद कॉस्मिक ड्रैगन ने जियांग फे के सारे अटैक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और चांट करने लगा। जियांग फे देख सकता था कि वो आदमी एक और पावरफुल अटैक करने वाला है। 1, 2, 3 स्किल कास्ट टाइम की टोटल ड्यूरेशन 7 सेकेंड्स थी। जब तक उसने खत्म किया, जियांग फे अपने चारों ओर लाइट एलिमेंट का एक पावरफुल बर्जर्क फील कर सकता था। कमांडमेंट, सॉर्ड ऑफ जजमेंट। जियांग फे के चारों ओर चमकने वाला सारा लाइट एलिमेंट जुड़कर एक बड़ी सॉर्ड में बदल गया। वो सॉर्ड जियांग फे के ऊपर हवा में तैर रही थी और जियांग फे पर शूट होने ही वाली थी। शिट! जियांग फे पलटवार करने के लिए डीमंस हार्बरेज इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉस्मिक ड्रैगन किस तरह की स्किल इस्तेमाल कर रहा था। क्लैरेट ईजिस। भले ही उसे अटैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जियांग फे बिना किसी प्रोटेक्शन के उसे झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरी सेकंड में सॉर्ड के उस पर गिरने से ठीक पहले उसने डैमेज को आधा करने के लिए क्लैरेट ईजिस स्किल एक्टिवेट की। बूम! -24,173। जियांग फे झटके से दूर जा गिरा और उसके आधे से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स कम हो चुके थे। हैरान और परेशान, जियांग फे ने तुरंत हेल्थ पॉइंट्स कंज्यूम किए। ये साला कितना स्ट्रांग है! अगर मैंने क्लैरेट ईजिस इस्तेमाल ना किया होता तो मुझे 40,000 से ज्यादा डैमेज पड़ा होता। जियांग फे ने गुस्से में कॉस्मिक ड्रैगन को घूरते हुए त्योरियां चढ़ाईं। अपने मन में जियांग फे ने हिसाब लगाया और तुरंत समझ गया कि वो उससे काफी कमजोर था। भले ही उसने अपनी डीमन मॉर्फ स्किल इस्तेमाल नहीं की थी,
दुश्मन के पास भी किसी न किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल होगी। अगर ऐसा था तो फाइनल आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं होता। इकलौती चीज जो जियांग फे को यह बैटल जिता सकती थी वो इजाबेला थी। वो छोटी प्रिंसेस उसकी अल्टीमेट किलर साबित होगी। अगर जियांग फे के लिए इजाबेला लड़ती तो कॉस्मिक ड्रैगन जैसे 5 लोग भी उसे संभाल नहीं पाते। सच तो ये था कि जियांग फे का कॉस्मिक ड्रैगन से हारना बिल्कुल नेचुरल था। उस आदमी के पास एक हिडन क्लास थी, डिवाइन इंक्विजिटर, एक पावरफुल लाइट एलिमेंटल बैटल क्लास। एक हिडन क्लास होने के बावजूद जियांग फे एक क्राफ्टर था, फाइटर नहीं। वो इक्विपमेंट क्राफ्ट करने में बेस्ट था। हालांकि कॉम्बैट पावर के मामले में भले ही डिवाइन ब्लैकस्मिथ दूसरी प्रोफेशन क्लास से ज्यादा स्ट्रांग हो, जियांग फे लड़ाई के लिए बनी किसी हिडन क्लास से हमेशा हार जाता। ब्लड पूल प्लस 24,842। बैटल अभी भी जोरों पर थी, इसलिए जियांग फे को अपनी हेल्थ रिस्टोर करनी पड़ी। वो अनडाइंग एजिस का इफेक्ट ट्रिगर नहीं करना चाहता था। कॉस्मिक ड्रैगन खुद को किसी भी वक्त हील कर सकता था, इसलिए बैटल साफ तौर पर वन साइडेड थी। मुझे मजा आ गया। इसे यहीं खत्म करते हैं। वर्डियो ग्लाइडर, तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग। कॉस्मिक ड्रैगन धीरे धीरे जियांग फे की तरफ बढ़ा और उसे चिढ़ाने लगा। उसने जियांग फे को ताना मारने के लिए अपनी उंगलियों के बीच का नैनोमीटर गैप भी दिखाया। जियांग फे का गुस्सा लगभग फूट पड़ा था। वो इजाबेला को बुलाकर इस कमीने को मरवाने ही वाला था। जियांग फे का इजाबेला को इस्तेमाल ना करने का इनिशियल प्लान अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करना था, लेकिन इस छोटे कमीने ने जियांग फे को काउंटर करने के लिए अपनी क्लास इस्तेमाल कर ली थी। फिर भी वो इतनी अकड़ दिखा रहा था। कॉस्मिक ड्रैगन ने पहले ही कॉम्बैट मोड रोक दिया। उस पॉइंट पर जियांग फे भी रुक गया। वो पागलों की तरह बिहेव नहीं करना चाहता था और एक हारे हुए इंसान की तरह दूसरी पार्टी से लड़ना नहीं चाहता था। फाइट के रिजल्ट से जियांग फे समझ गया था कि कॉस्मिक ड्रैगन की हिडन क्लास और उसकी हिडन रेस दोनों ही उसकी कमजोरी थे। जियांग फे के पास हाई फिजिकल डिफेंस और ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उसकी अटैक पावर बस नॉर्मल थी। दूसरी तरफ कॉस्मिक ड्रैगन मैजिक डैमेज दे रहा था, ऐसा डैमेज जो फिजिकल डैमेज को पूरी तरह इग्नोर कर देता था। साथ ही हैवी आर्मर होने का मतलब था कि उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी। एट्रीब्यूट्स के इस कॉम्बिनेशन ने उसे एक पावरफुल मैजिशियन बना दिया था। जियांग फे एक ऐसे खूंखार भेड़िए जैसा था जो एक कांटेदार साही को काट भी नहीं सकता था। कॉस्मिक ड्रैगन के बारे में सबसे अननोइंग चीज उसकी सेल्फ हील करने की एबिलिटी थी। भले ही उसकी हीलिंग किसी हीलर के बराबर नहीं थी, लेकिन उसकी डिफेंस और मैजिक शील्ड इतनी स्ट्रांग थी कि उस पर पड़ने वाले अटैक्स किसी के हल्के से थपथपाने जैसे लगते थे। सच कहूं तो जियांग फे इजाबेला की मदद के बिना कॉस्मिक ड्रैगन को कभी नहीं हरा सकता था। मैं तुमसे फिर मिलूंगा छोटे बच्चे। उम्मीद है कि अगली बार तुम ज्यादा स्ट्रांग होगे। मैं तुमसे एक सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे निराश मत करना, कॉस्मिक ड्रैगन ने कहा। फिर उसने एक सॉकर बॉल के साइज का पर्ल निकाला और एक चमकीली डिवाइन लाइट के साथ गायब हो गया। वो कहाँ गया? हाँ, तियान्यू चिल्लाया। वो एक टेलीपोर्टेशन पर्ल है। उसे कोई बैरियर या ऑब्स्टिकल रोक नहीं सकता और वो किसी इंसान को दुनिया के किसी दूसरे पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसे एक और बार यूज करो और वो इंसान अपनी पुरानी लोकेशन पर वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इजाबेला ने कहा। अच्छा, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि कॉस्मिक ड्रैगन कैसे डॉनलाइट सिटी के अंदर टेलीपोर्ट होकर तुरंत बाहर निकल गया। कॉस्मिक ड्रैगन के साथ अगला एनकाउंटर तब होगा जब शहरों के बीच टेलीपोर्टेशन सर्कल रिस्टोर हो जाएगा। फे, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि वो छोटा बच्चा साफ तौर पर तुम्हारा पोलर ऑपोजिट था। हाँ, तियान्यू ने चिंता करते हुए कहा। बैटल काफी देर तक चली थी। हालांकि बाहर से देखने में जियांग फे ऐसा लग रहा था जैसे वो ओपोनेंट को लगातार पीट रहा हो, लेकिन सबको पता था कि जियांग फे पूरी तरह से काउंटर हो चुका था। कॉस्मिक ड्रैगन अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड छुपाकर लड़ रहा था, जबकि जियांग फे उस पॉइंट तक लड़ रहा था जहां उसकी अल्टीमेट रिकवरी स्किल इस्तेमाल हो चुकी थी। एक और गलती और वो अपना ट्रम्प कार्ड दिखा देता, जो कि अनडाइंग एजिस था। मेरी गलती, मैंने इक्विपमेंट का गलत सेट इक्विप कर लिया था। जियांग फे ने इस बात को ऐसे टाल दिया जैसे उसके लिए कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो सोच रहा था कि उस पर कितना गंदा प्रेशर डाला गया था। थोड़ा सोचने के बाद उसे अपनी गलती समझ आ गई। पूरी डॉनलाइट सिटी में जियांग फे अपने भारी लेवल गैप की वजह से कॉम्बैट पावर के मामले में सबसे अलग खड़ा हो पाता था। पीवीपी में अगर डॉनलाइट सिटी का कोई दूसरा प्लेयर उसे चैलेंज करता, जहां एवरेज प्लेयर्स और उसके बीच 10 लेवल्स का गैप होता था, तो जियांग फे अपने लेवल एडवांटेज की वजह से उन्हें आसानी से कुचल देता। असल में बाकी प्लेयर्स पर उसके पास बस यही एक एडवांटेज था। इसी वजह से थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे बाकी चीजों को लेकर अंधा कर दिया था। जियांग फे के पास माना बर्न स्किल वाली एक एक्सेसरी थी, और अगर उसने उसे इक्विप किया होता तो वो कॉस्मिक ड्रैगन के लिए खतरा बन जाता। अगर उसने ध्यान से उस स्किल को एक्टिवेट किया होता और परफेक्ट टाइमिंग बिठाई होती तो सिर्फ एक स्किल ही उसे मारने के लिए काफी होती। दिक्कत ये थी कि जियांग फे पीवीपी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। असल में उसने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। ज्यादातर समय वो डंजन में लड़ रहा होता था, इसलिए उसका इक्विपमेंट सेट बॉस फाइट्स और मॉन्स्टर किलिंग के हिसाब से बना था। उसके लिए किसी डंजन बॉस से लड़ना आसान था,
लेकिन अगर उसका सामना अपने बराबर लेवल वाले किसी ऐसे प्लेयर से हो जाता जिसके पास लगभग वैसा ही इक्विपमेंट होता, तो जियांग फेई का अटैक नाकाफी पड़ जाता और वो बहुत कमजोर हो जाता। यहां तक कि किसी मैजिशियन के सामने तो वो बिना कपड़ों के होने जैसा था। किस्मत से अब आर्मर बदलने की जरूरत आ पड़ी है। अगली प्लेट आर्मर जो मैं बनाऊंगा, मुझे बॉस फाइट्स के साथ साथ पीवीपी के बारे में भी सोचना होगा, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। नए गेम नोटिस ने पीवीपी बैटल्स के बारे में बता दिया था। जियांग फे को सिर्फ पीवीई कंटेंट के बजाय ऐसे इक्विपमेंट पर ध्यान देना शुरू करना होगा जो पीवीपी के लिए ज्यादा सूट करते हों। चूंकि सिस्टम बैटल के दौरान इक्विपमेंट स्विच करने की इजाजत नहीं देता था, जियांग फे को इक्विपमेंट के एक ऐसे सेट के साथ तैयार रहना होगा जो पीवीपी और पीवीई दोनों को सूट कर सके, ताकि फ्यूचर में उसे पीवीपी फाइट में हारने की ऐसी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। खैर, फाइट खत्म हो गई है, बॉस मारा जा चुका है और दोनों गिल्ड्स को घर भेज दिया गया है। चलो बस सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और शहर वापस चलते हैं। शायद अब अगली क्वेस्ट चेक करने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने खड़े होते हुए कहा। उसके दिमाग में वो लेवल 40 प्लेट आर्मर के बारे में सोच रहा था। हालांकि कोई रेसिपी ढूंढना आसान नहीं होगा। वो बहुत मुश्किल से मिलती थीं, खासकर इसलिए क्योंकि कोई असल में उन्हें मार्केट में बेचता नहीं था। चूंकि उसे लगा कि लेवल 40 प्लेट आर्मर क्राफ्ट करने में उसे काफी टाइम लगेगा, तो बेहतर यही था कि वो अपने अभी के काम पर फोकस करे, जो कि टेलीपोर्टेशन सर्कल क्वेस्ट थी। ठीक है, हाँ, तियान्यू ने कहा। उसे समझ आ गया था कि जियांग फे पर कॉस्मिक ड्रैगन के साथ हुई बैटल का कोई असर नहीं दिख रहा था। उसे तसल्ली देने के बजाय जियांग फे को अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। फिर उसने हैप्पी ड्रंक को एनपीसी ढूंढने भेजा और क्वेस्ट कंटिन्यू की। निकलने से पहले जियांग फे को कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे लिए एक लेवल 40 डंजन ढूंढो। जियांग फे ने स्मार्ट टोमाटो को कांटेक्ट किया और उसे एक छोटा लेकिन साफ मैसेज भेजा। भले ही वो प्लेयर पैसों के मामले में बहुत लालची था, लेकिन वो काम पूरे कर देता था। लेवल 40 डंजन? स्मार्ट टोमेटो ने तुरंत रिप्लाई किया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं देखता हूं। इस बीच, क्या तुम एक लेवल 40 सीक्रेट डंजन में इंटरेस्टेड होगे? एक लेवल 40 सीक्रेट डंजन? क्या तुम पक्का श्योर हो? जियांग फे ने हैरान होते हुए रिप्लाई किया। हाँ, ये एक लेवल 40 5 लोगों का सीक्रेट डंजन है। मैंने कंफर्म करने के लिए अंदर जाकर देखा था। हालांकि एंट्रेंस पर ही लेवल 38 मॉन्स्टर्स ने मुझे तुरंत मार दिया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये एक लेवल 40 सीक्रेट डंजन है, स्मार्ट टोमाटो ने अपने रिप्लाई में कहा। गेम में उस आदमी के मरने को बहुत नॉर्मल माना जाता था। असल में गेम में मरना और एक लेवल खो देना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी। जैसा कि उसने खुद कहा था, ये तो उसके काम का रिस्क था। स्टेज की शुरुआत में ही एक लेवल 38 मॉन्स्टर जियांग फे बड़बड़ाया। उसकी बातों से लग रहा था कि वो डंजन सच में एक लेवल 40 डंजन था। इस बात ने जियांग फे को थोड़ा परेशान कर दिया। एक सीक्रेट डंजन की डिफिकल्टी उसी लेवल के नॉर्मल डंजन की हेरोइक डिफिकल्टी जैसी होती थी। जो डंजन स्मार्ट टोमाटो बेच रहा था, वो 5 लोगों का सीक्रेट डंजन था। इजाबेला की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बिना जियांग फे को उस डंजन को रेड करने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। असल बात तो ये थी कि इजाबेला ने अभी अभी अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की थी। उसे दोबारा इस्तेमाल करने में कई दिन लग जाएंगे। इसी बात को दिमाग में रखते हुए जियांग फे उस सीक्रेट डंजन की इन्फॉर्मेशन खरीदने के बारे में सोच रहा था। अपना प्राइस बताओ, जियांग फे ने रिप्लाई किया। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हुआ तो वो उसे बाद में खरीदने का फैसला करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बार मैं अकेला नहीं हूं जिसने ये सीक्रेट डंजन ढूंढा है। दूसरों ने भी इसे ढूंढ लिया होगा। मैं कहूंगा 3000 ठीक रहेगा। 3000? उफ! जियांग फे तुरंत हिचकिचाया। जैसे ही वो उस डील को मना करने वाला था, उसके कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज बजी। डिंग! लेडी कैसनोवा हैज जॉइन्ड द गिल्ड। डिंग! बिली बॉय हैज जॉइन्ड द गिल्ड। डिंग! शाकुगन नो शेना हैज जॉइन्ड द गिल्ड। डिंग! अ न्यू रिटर्नर हैज जॉइन्ड द गिल्ड। एक के बाद एक लगातार नोटिफिकेशन की एक लंबी लिस्ट आने लगी, क्योंकि भारी नंबर्स में नए मेंबर्स गिल्ड ज्वाइन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रोजेट रोज ने दोनों गिल्ड मास्टर से कॉन्टैक्ट पूरा कर लिया था और उनसे उनकी गिल्ड्स पूरी तरह डिसबैंड करवा दी थीं। भले ही इस पूरे इंसिडेंट से पहले एम्पीरियल ड्रैगन में सिर्फ 100 प्लेयर्स थे, लेकिन जियांग फे ने एक टेरिटरी बना ली थी और वो तब एक मिडिल क्लास गिल्ड बन चुकी थी। उनके मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक हो सकती थी। दोनों गिल्ड्स को पूरी तरह से मिलाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, चलो ट्रेड करते हैं, जियांग फे ने स्मार्ट टोमाटो से कहा। वो उस डील को मना करना चाहता था, लेकिन चूंकि गिल्ड मैगथीव्स और आर्कोजियो सैंक्चुरी के साथ मिल रही थी, दोनों गिल्ड्स की एलीट पार्टी उसकी गिल्ड ज्वाइन कर लेगी। रही बात दूसरे नॉर्मल बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले मेंबर्स की, तो उन्होंने इतने बड़े बदलाव की वजह से गिल्ड छोड़ने का फैसला किया था। जियांग फे तब तक सैटिस्फाइड था जब तक उसके पास दोनों गिल्ड्स की मेन अटैकिंग पार्टी का कंट्रोल था। ऐसे में उसे 5 लोगों के सीक्रेट डंजन को टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद उसे इजाबेला की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। चूंकि मैगथीव्स और आर्कोसियो सैंक्चुअरी के ज्यादातर मेंबर्स ने इंपीरियल ड्रैगन ज्वाइन कर लिया था,
तियान्यू ने वॉर से मिले सारे एक्वायर्ड इक्विपमेंट जियांग फे को सौंप दिए थे। इजाबेला के लिए सिर्फ एक ड्रैकोनियन पार्शियल फॉरबिडन स्पेल से 2 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को मारना बहुत आसान काम था। दूसरी तरफ दी एरिस्टोक्रेट्स के लिए मैदान से सारे इक्विपमेंट उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अकेले एम्पीरियल ड्रैगन के लोग खुद से सारे इक्विपमेंट कभी नहीं उठा पाते। गिरे हुए इक्विपमेंट की गिनती इतनी ज्यादा थी कि वो आज के लिए गेम सर्वर शटडाउन होने से पहले उन सबको कभी नहीं उठा पाते। जिन लोगों ने एम्पीरियल ड्रैगन ज्वाइन किया था वो उस ढेर में से अपने इक्विपमेंट वापस ले सकते थे या फिर किसी स्ट्रॉन्गर इक्विपमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते थे। वॉर में गिरे लेवल्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था। दूसरी तरफ मैजिथीव्स और आर्कोसियो सैंक्चुरी के जिन लोगों ने एम्पीरियल ड्रैगन ज्वाइन नहीं करने का फैसला किया था उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला था। 10,000 से ज्यादा मेंबर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करना कोई ऐसा काम नहीं था जो एक दिन में हो जाए। आखिर में रोजेट रोज ने इन रिक्वेस्ट्स में मदद करने के लिए रोजेट नाइटहुड की लड़कियों को बुलाया था। ये मुश्किल था, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी रिक्वेस्ट्स प्रोसेस कर दी गईं। भले ही वो लड़कियां अक्सर सीरियसली खेलते हुए नहीं दिखती थीं, लेकिन वो सब अपर सोसाइटी की लड़कियां थीं। हालांकि उन्होंने मैनेजमेंट नहीं सीखी थी, फिर भी काम करते करते उन्होंने ये स्किल्स सीख ली थीं। भले ही वो रोजेट रोज जितनी अच्छी और एफिशिएंट नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। जब फाइनल बॉस मारा गया तो सारे लोअर टियर मॉन्स्टर्स ने रिस्पॉन होना बंद कर दिया था। आधे दिन के अंदर ही डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स ने उन सबको क्वेस्ट मैप से पूरी तरह साफ कर दिया था। डिंग क्वेस्ट मैना नोड हैज बीन कंप्लीटेड। द मैप विल नाउ रीलोड। सिस्टम अनाउंसमेंट होने के बाद क्वेस्ट मैप अपने ओरिजिनल कॉन्स्ट्रक्ट और सेटिंग्स में वापस आ गया। उस मैप के ओरिजिनल मॉन्स्टर्स दोबारा रिस्पॉन होने लगे। हालांकि क्वेस्ट मॉन्स्टर्स के उलट उन्हें हराना बहुत आसान था। उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लूट बहुत कम थे। ड्रॉप्स में से कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी हटा दिए गए थे। सोल ट्रैप मैजिक सर्कल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। ट्वाइलाइट सिटी की दोनों गिल्ड्स हार चुकी थीं और मैजिथीव्स और आर्कोसियो सैंक्चुरी को एम्पीरियल ड्रैगन में मिला लिया गया था। मरने की वजह से उनमें से ज्यादातर लोगों ने एवरेज तौर पर 2 से 3 लेवल्स खो दिए थे। उनका नुकसान काफी बड़ा था, लेकिन अगर उन्होंने जियांग फे की गिल्ड ज्वाइन करने का फैसला किया तो उनके नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाएगी। इसी दौरान जियांग फे स्मार्ट टोमाटो से लेवल 40 सीक्रेट डंजन के बारे में कंफर्म कर रहा था। भले ही गिल्ड में कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ गए थे, फिर भी जियांग फे उस डंजन में रेड नहीं कर सकता था जिसे स्मार्ट टोमाटो बेच रहा था। रोजेट रोज को मैनेजमेंट सौंपने के बाद जियांग फे ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। ये सबके लिए सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि जियांग फे मैनेजमेंट में बहुत बुरा था। रोजेट रोज के नजरिए से ये खुशखबरी सच में बहुत अचानक आई थी। एक दिन पहले एम्पीरियल ड्रैगन 200 मेंबर्स वाली एक छोटी सी गिल्ड थी। टेरिटरी बस एक खाली मैदान जैसी थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में जियांग फे ने मैगिथीव्स और आर्कोसियो सैंक्चुरी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए टेक्निकली गिल्ड अब डॉनलाइट सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड बन चुकी थी। इस बात से रोजेट रोज बहुत खुश थी। चूंकि फिलहाल एम्पीरियल ड्रैगन को टक्कर देने वाली कोई दूसरी गिल्ड नहीं थी, जियांग फे खुश था कि रोजेट रोज मैनेजमेंट संभाल रही है। फ्यूचर अब ज्यादा ब्राइट और हेक्टिक लग रहा था। जियांग फे को रोजेट रोज पर पूरा कॉन्फिडेंस था और उसे इस बात पर गर्व था। मेरी चिंता मत करो, तुमने मुझे जो स्टेज दिया है मैं उसके हर पल को ट्रेजर करूंगी, रोजेट रोज ने जियांग फे से कहा। अगली सुबह अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जियांग फे स्कूल चला गया। स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच एक अजीब सा डर और खामोशी छाई हुई थी। जियांग फे हवा में उस इंटेंस एटमॉस्फेयर को फील कर सकता था। जब वो क्लासरूम में गया तो पन्ने पलटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। जनवरी का महीना आ चुका था और डॉन ब्रेक लॉन्च हुए 2 महीने हो चुके थे। माहौल इतना डरावना और टेंस होने की बस एक ही वजह थी। सेमेस्टर के फाइनल एग्जामिनेशन पास आ रहे थे। जब से इंसानों ने एग्जाम्स लेना शुरू किया है, तब से खुद को स्टूडेंट कहने वाला हर इंसान बेस्ट बनने की कोशिश करता है। इसलिए उस स्कूल में जो भी टेस्ट देने वाले थे वो बस यही रट रहे थे, टेस्ट टेस्ट फॉर द बेस्ट, स्कोर स्कोर, सो वी वोंट बी पुअर। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ टेस्ट रिजल्ट सिस्टम डिजिटाइज हो चुका था और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड डिजिटली साइन करने की रिक्वेस्ट भेजी जाती थी। अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाना हर स्टूडेंट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उन कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जिन्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे। जियांग फे भी उन स्टूडेंट्स में से एक था जो अच्छे रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते थे। हालांकि उसके अंदर पढ़ाई को लेकर ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं था। इसके बजाय वो चीट करने के लिए अपनी अदर वर्ल्डली एबिलिटीज का सहारा लेता था। भले ही वो पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन वो टेस्ट को लेकर बहुत काम था, खासकर इसलिए क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा डर नहीं था। इतने समय बाद भी किसी ने कभी एक स्मार्ट स्टूडेंट के रूप में उसकी एबिलिटी पर सवाल नहीं उठाया था। दोपहर होने पर जियांग फे को तियान्यू का कॉल आया। आ फे, स्कूल के बाद अभी घर मत जाना, 108वें फ्लोर पर आकर मुझसे मिलो। क्या कुछ हुआ है? जियांग फे ने कैजुअली पूछा। वो 100वें फ्लोर पर रहता था और कुछ फ्लोर्स ऊपर जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तुम यहां आओगे तो खुद देख लेना। ठीक है, फिर मिलता हूं।
भले ही हाँ, टियान्यू ने जियांग फे से मिलने का कोई खास रीजन नहीं बताया था, लेकिन उसकी टोन से वो समझ सकता था कि ये कोई छोटी सी बात ही होगी। क्लास में पूरे समय जियांग फे ने टीचर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात की गहरी समझ आ गई थी कि हाँ, टियान्यू ने लगभग कभी स्कूल क्यों अटेंड नहीं किया था। वो जो करते थे, जियांग फे जिन चीज़ों में फंस गया था, मेटा ह्यूमंस और मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया जो कर रही थी, उन सबका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे लाइफ में बेहतर बनना सिखा सके। हालांकि जियांग फे के पेरेंट्स नॉर्मल लोग थे। वो नहीं चाहता था कि वो उस पूरी मुसीबत में फंसें जिसमें वो खुद था। इस बात को छुपाने के लिए जियांग फे ये दिखाने की कोशिश करता था कि उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उसे करना पड़ा तो वो स्कूल या यूनिवर्सिटी भी जाएगा। स्कूल के बाद जियांग फे मांडा स्क्वायर गया और एलिवेटर में 108वें फ्लोर का बटन दबाया। वहां की ज्यादातर जगह टियान्यू के ऑफिस का ही हिस्सा थी। चूंकि जियांग फे उसके ऑफिस के एंट्रेंस पर बैठने वाली सेक्रेटरी के लिए अब कोई अजनबी नहीं था, उसने एक सिंपल ग्रीटिंग के बाद उसे अंदर जाने दिया। यो, क्या चल रहा है? व्हाट द फक? ऐसे ही अंदर मत घुसाया करो। क्या तुम कभी नॉक नहीं करते? क्यों? यार, क्या हो अगर मैं यहां किसी लड़की के साथ हूं और कुछ एडल्ट स्टफ कर रहा हूं? हाँ, टियान्यू ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। मैं किसी मासूम लड़की को धोखा देने से अच्छा तुम्हें डराना पसंद करूंगा, जियांग फे ने कैजुअली सोफा पर बैठते हुए कहा। जब से उसके सामने मेटा ह्यूमंस की दुनिया खुली थी और उसे पता चला था कि वो लगभग उन्हीं के लेवल पर है, तब से वो सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग जा चुकी थी। अब उसे लगता था कि वो हाँ, टियान्यू के बराबर खड़ा है। ठीक है, तुम जीते। ये लो, कैच। हाँ, टियान्यू ने अपनी डेस्क से कुछ निकाला और जियांग फे की तरफ उछाल दिया। ये जेड का बना था और एक छोटी प्लेट जैसा दिख रहा था, जो लगभग 6 सीएम लंबा और 2 सीएम चौड़ा था, जिस पर चाइनीज कैरेक्टर्स खुदे हुए थे। ये क्या है? ये ओल्ड है की तरफ से है। चाइना मार्शल आर्ट अलायंस की एक ऑनररी एल्डर कमांड प्लेट। जियांग फे ने उस जेड के टुकड़े को ध्यान से देखा और याद किया कि उस बूढ़े आदमी ने इसके बारे में बताया था। जियांग फे को नहीं लगा था कि यह काम इतनी जल्दी हो जाएगा। उस जेड कमांड प्लेट के साथ जियांग फे का नाम चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस के मेंबर्स की लिस्ट में आ जाएगा। अब उसके लिए चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस के वॉल्स खुल चुके थे। मटीरियल्स, रिसोर्सेज। क्या तुमने मुझे यहां सिर्फ इसके लिए बुलाया था? जियांग फे ने जेड के टुकड़े को ऊपर उठाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। हाँ, टियान्यू ने अपनी एग्जीक्यूटिव सीट से उठकर जियांग फे के पास आते हुए कहा। मैंने खबर सुनी है कि जांग फैमिली का कोई बंदा तुमसे कांटेक्ट कर रहा है। वो पक्का जांग यांगशु होगा, जियांग फे ने खुलकर कहा। छुपाने के लिए कुछ नहीं था। जांग यांगशु उसे लेने के लिए खुलेआम मैंडा स्क्वायर आया था। उसके लिए ये छुपाना इम्पॉसिबल था। तुम्हारे जांग फैमिली के किसी मेंबर से मिलने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा कि उनकी एम्बिशन बहुत बड़ी है। हालांकि उनके पास इसे पूरा करने की पावर नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें पहले से पता है कि जांग फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई पावरफुल मेटा ह्यूमन नहीं है। उनकी किस्मत में सेकंड रैंक पर रहना ही लिखा है। हाँ, टियान्यू ने कहा। उसकी आवाज में नफरत भरी थी, भले ही उसने कहा कि उसे जियांग फे के जांग यांगशु से मिलने पर कोई एतराज नहीं है। हाँ, टियान्यू की नज़रों में जियांग फी एक कोरे कागज जैसा था। हाँ, टियान्यू फिलहाल उसका इकलौता दोस्त और बेनिफैक्टर था। ये कहना बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ, टियान्यू जियांग फे को कंट्रोल करने या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो यही चाहेगा कि जियांग फे दूसरी फैमिली के ज्यादा करीब न जाए। हालांकि जियांग फे स्ट्रांग था, लेकिन किसी मेटा ह्यूमन के सामने वो अभी भी एक छोटा लड़का था। एक गर्म खून वाला लड़का जिसे अपने भाइयों को बचाने के लिए दूसरों से भिड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। हाँ, टियान्यू को नहीं पता था कि दूसरी फैमिली अपने दोस्तों और करीबियों के साथ कैसा बर्ताव करती है। हालांकि अगर जियांग फे उन लोगों के करीब गया जिन्हें दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने से कोई गुरेज नहीं था, तो शायद वो भी यही बर्ताव सीख जाए। क्या होगा अगर हाँ, टियान्यू को मदद की जरूरत पड़े और जियांग फे उसकी पीठ में छुरा घोंप दे? कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं दूरी बनाकर रख रहा हूं, लेकिन इतनी भी नहीं। ठीक है, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। क्या तुम्हें मेटा ह्यूमंस के बीच हुई फाइट के बारे में याद है? हाँ, टियान्यू जियांग फी से जबरदस्ती कुछ ऐसा नहीं करवाना चाहता था जो वो नहीं करना चाहता हो। इसलिए जब जियांग फी ने बात टाल दी तो हाँ, टियान्यू ने भी उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। फिर उसने टॉपिक बदल दिया। क्या हुआ उसका? जियांग फे ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ न पता हो। ये साफ था क्योंकि हाँ, टियान्यू का चेहरा अचानक चमक उठा था। ये पक्का उस स्पेसशिप का गायब होना होगा जिस पर लॉकहीड फैमिली दावा करने वाली थी। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि वो फाइट किसी प्राइज के लिए हुई थी? हाँ है। मजा तो तब आया जब लॉकहीड फैमिली फाइट जीत गई और उनका प्राइज चोरी हो गया। हाँ, टियान्यू हंसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांग फे ने सोचा था। सच में? ये कैसे पॉसिबल है? बेशक ये पॉसिबल था, क्योंकि उसी ने तो उसे चुराया था। फिर भी जियांग फे को यह नाटक करना पड़ा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओह, तुम्हें नहीं पता था? मुझे पता चलने से कई दिन पहले से ये खबर उड़ रही थी।
अब तक की ये सबसे खुशी वाली खबर है जो मैंने सुनी है। हाँ, तियान्यू फिर से हंसते हुए बोला। लॉकहीड कोऑपरेशन और मांडा ग्रुप काफी समय से राइवल्स थे। दोनों ही हाईएस्ट प्राइस और कैपेबिलिटी वाले वेपन्स मैन्युफैक्चरर थे। दोनों बेसिकली एक ही चीज बनाते थे। अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था तो लॉन्ग रेंज्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती। राइवल्स होने के नाते दोनों साइड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इसलिए जब लॉकहीड्स का बुरा वक्त चल रहा था तो हाँ, तियान्यू का खुश होना बिल्कुल नेचुरल था। क्या उन्होंने उस चोर को पकड़ा? जियांग फे ने जितना हो सके उतना मासूम बनने का नाटक करते हुए पूछा। मैंने जो सुना है, लॉकहीड्स ने चोरी का इल्जाम वॉर्नर फैमिली पर लगाया है, जबकि वॉर्नर्स ने प्राइस को कभी देखने तक से मना कर दिया है। दोनों साइड्स बस एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे से वॉर करेंगे सिवाय बेइज्जती की वॉर के। ऐसा है क्या? जियांग फे ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि किसी और पर इसका इल्जाम लग गया है। मुझे लगता है नियर फ्यूचर में कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। जब ऐसा होगा मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। हाँ, तियान्यू ने कहा। वेल, जब वो टाइम आएगा तब देखेंगे। तब तक के लिए बाय। जियांग फे ने खड़े होते हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। व्हाट द हेल? क्या मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं? यार, थोड़ी बात तो करो। हाँ, तियान्यू ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा। खुद से बात करो। मैंने तुम्हें बताया था, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। हाँ, तियान्यू ने जियांग फे को बाय करते हुए कैजुअली कहा। जियांग फे के हाँ तियान्यू से इतने कैजुअली बात कर पाने की इकलौती वजह उनका भाइयों जैसा बॉन्ड था। दूसरी तरफ जैंग्स के लिए जियांग फे का ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि जियांग फैमिली को रिस्पेक्ट के बारे में सिखाया जाए, जियांग फे ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। अपने कमरे में जियांग फे ने अपनी उंगलियों में पहनी रिंग को छुआ। 0541 अभी भी हाइबरनेटिंग स्टेट में था। कुछ दिन बीत चुके थे क्योंकि जियांग फे माना नोड क्वेस्ट में बिजी था। रिंग के लिए कोई सूटेबल पावर सोर्स ढूंढने में जीरो प्रोग्रेस हुई थी। फकिंग अनोइंग। मैं अलायंस जाकर देखता हूं कि क्या उनके पास कुछ अच्छा है। अगर उनके पास कुछ नहीं हुआ तो मैं बस कुछ बहाने बनाऊंगा और ब्रदर यू से कोई न्यूक्लियर पावर सेल मांग लूंगा। जियांग फे बहुत अनॉयड था क्योंकि वो उस सर्कल में ज्यादा समय से इन्वॉल्व नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उसे नहीं बताई गई थीं। न्यूक्लियर तो दूर की बात है, उसे ये भी आइडिया नहीं था कि ब्लैक मार्केट में गुण कहां से मिलेगी। रात होने पर जियांग फे ने गेम में लॉग इन किया। रोजेट रोज को काम करने में पूरा एक दिन रियल वर्ल्ड का लगा और वो बिना रुके काम कर रही थी क्योंकि एम्पीरियल ड्रैगन मेंबर्स को एक्सेप्ट कर रही थी। जब जियांग फे ने लॉग इन किया तो एम्पीरियल ड्रैगन में पहले से ही 30,000 से ज्यादा मेंबर्स आ चुके थे। उनकी मेंबरशिप, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि गिल्ड में उनकी पोजीशन से जुड़ी हर चीज अच्छे से अरेंज कर दी गई थी। गुड जॉब, जियांग फे ने रोजेट रोज से मिलते हुए कहा। वो दोनों काफी क्लोज थे और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जियांग फे ने मैनेजमेंट में बिल्कुल कुछ नहीं किया था। उन दोनों को पता था कि अगर जियांग फे मदद करता तो चीजें शायद और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती। लिटिल रेन और 7 स्टार वॉरियर, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पर रहो। मुझे तुमसे एक काम है, जियांग फे ने गिल्ड चैट में कहा। उन दोनों ने तुरंत बात मानी और शहर में वेट करने लगे। लेडी काज़ानोवा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी और बेस्ट प्लेयर चुनोगी? मुझे हीरोइक डिफिकल्टी डंजन रेड करने के लिए उनमें से कुछ लोग चाहिए। जियांग फे ने लेडी काज़ानोवा को अपनी जान पहचान के बेस्ट प्लेयर्स को खुद चुनने के लिए भी कहा था। वो लेवल 40 सीक्रेट डंजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। उस वक्त लिटिल रेन और 7 स्टार वॉरियर लेवल 35 पर थे। लेडी काज़ानोवा और उसके बाकी साथी ज्यादा से ज्यादा लेवल 36 पर होंगे, इसलिए उन्हें लेवल 40 सीक्रेट डंजन को टैकल करने के लिए प्रिपेयर करने के खातिर जियांग फे को उन्हें एक लेवलिंग स्प्री पर ले जाना होगा और साथ ही बेहतर इक्विपमेंट की फार्मिंग भी करनी होगी। हो जाएगा, ये बहुत आसान होगा क्योंकि हमारे पास 3 गिल्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मुझे पक्का यकीन है कि 40 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ढूंढना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेडी काज़ानोवा ने रिप्लाई किया। भले ही टेक्निकली वो जियांग फे की लीडरशिप के अंदर थी, लेकिन उसे गिल्ड में एक हाई पोजीशन दी गई थी, इसलिए उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। 40? मुझे गलत मत समझो, मुझे तुम्हारे बेस्ट लोगों में से सिर्फ 5 चाहिए। 1 टैंक और 2 हीलर्स पक्का होने चाहिए। जियांग फे 5 लोगों वाले डंजन की तैयारी कर रहा था। अगर वो 40 प्लेयर्स की पूरी टीम लाता तो फिर डंजन रेड करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पर ये हीरोइक है? लेडी काज़ानोवा को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग फे क्या सोच रहा है। एक पूरी पार्टी के बिना हीरोइक डिफिकल्टी डंजन को रेड करना इम्पॉसिबल होगा। हालांकि आधी बात होने के बाद लेडी काज़ानोवा को याद आया कि जियांग फे ने अकेले ही 40 लोगों का डंजन क्लियर किया था। इस बात का कि वो उन्हें साथ ले जाना चाहता था, पक्का कोई अच्छा कारण होगा। जब लेडी काज़ानोवा अपने ट्रूप्स को इकट्ठा कर रही थी, जियांग फे ने लिटिल रेन और 7 स्टार वॉरियर को रिक्रूट किया। फिर उसने उन्हें अपने प्लान्स बताने शुरू किए। ब्रदर ग्लाइडर, अगर हम सीक्रेट डंजन जा रहे हैं तो क्या हम मेरी बहन को साथ ले जा सकते हैं? उसके पास एक हिडन क्लास है और वो बहुत स्ट्रांग है, लिटिल रेन ने शर्माते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी बहन?
क्या हमारी गिल्ड में कोई और हिडन क्लास प्लेयर है? जियांग फे ने हैरान होकर पूछा। नहीं, वो गिल्ड में नहीं है। उसने किसी तरह अपनी खुद की एक छोटी सी गिल्ड बना ली है। उसमें बस 6-7 प्लेयर्स हैं। मुझे उसके इस डंजन रन में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक गिल्ड एक्टिविटी है। मैं किसी आउटसाइडर को हमारे साथ ज्वाइन नहीं करने दे सकता। जियांग फे ने सोचने के बाद कहा। एडवांसमेंट हिडन क्लास ज्यादातर प्लेयर के लक पर डिपेंड करती थी। अगर किस्मत उनके साथ होती तो प्लेयर की खुद की स्किल भी टेस्ट होती थी। जो लोग इस मुश्किल टास्क को पूरा कर पाते थे वो कभी कमजोर नहीं हो सकते थे। उसे अंदर लेना गिल्ड के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं उसे सीधा तुम्हें कांटेक्ट करने को बोलता हूं। लिटिल रेन ने एक छोटा चैट बॉक्स खोलते हुए और अपनी बहन से बात करते हुए कहा। डिंग, गेल एवरसमर हैज सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। देखते ही देखते जियांग फे को लिटिल रेन की छोटी बहन से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। क्या गले एवरसमर तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ, वही है। जियांग फे ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्या तुम वही वर्ड योर ग्लाइडर हो जो हमेशा रैंकिंग बोर्ड के टॉप पर रहता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही एवरसमर ने पूछा। बिल्कुल सही। तो ये सच है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बेवकूफ भाई झूठ बोल रहा है। एवरसमर खुशी से चहकते हुए बोली। हाँ, तो तुम्हें कंडीशंस के बारे में पता है ना? मुझे लगता है कि तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन करोगी। रुको, हम सब आ रहे हैं, एवरसमर ने गोलमोल तरीके से कहा। भरते हुए जियांग फे ने पूछा। तुम लोग वहां कितने हो? मुझे मिलाकर 6। कोई बात नहीं, मैं तुम सबको ऐड कर लूंगा। उसकी गिल्ड के 10,000 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। डिंग, गेल एवरसमर हैज जॉइंड योर गिल्ड। डिंग, वॉर ब्रदर्स हैज जॉइंड योर गिल्ड। डिंग, टिट्स एंड ब्रेन हैज जॉइंड योर गिल्ड। टिट्स और ब्रेन? ये कैसा इन गेम नेम है? जियांग फे ने मन ही मन सोचा। चूंकि जियांग फे ने पूरी गिल्ड को इनवाइट करने का फैसला किया था, इसलिए ये एक इंस्टेंट ट्रांसफर था। उसने एक और गिल्ड को अपने अंदर मिला लिया था। अपनी बहन को साथ आने को कहो। अगर उसका लेवल और इक्विपमेंट बिल्ड स्ट्रांग है तो मैं लेडी कासानोवा को एक प्लेयर कम रिक्रूट करने को कहूंगा, जियांग फे ने लिटिल रेन से कहा। ठीक है, लिटिल रेन ने रिप्लाई किया। देखते ही देखते एक क्यूट और छोटी सी एल्फ लड़की दूर से दौड़ती हुई जियांग फे की तरफ आई। हीरोइक डिफिकल्टी डंजन रन और बाद का सीक्रेट डंजन सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स तक लिमिटेड था। एवरसमर को इस बारे में पता था क्योंकि लिटिल रेन ने उसे बता दिया था और उसी की बदौलत वो पार्टी ज्वाइन कर पाई थी। इसलिए वो इतनी समझदार थी कि उसने जियांग फे से अपने बाकी दोस्तों को रिक्रूट करने की भीख नहीं मांगी। गेल एवरसमर, एल्फ मून गॉड सैक्रिफाइस, लेवल 35, हेल्थ पॉइंट्स 7,800, माना पॉइंट्स 11,000, मैजिक अटैक 750। जियांग फे ने एक पल के लिए एवरसमर को घूरा और पूरे 3 सेकंड्स के लिए सुन रह गया। लिटिल रेन का यह कहना सही था कि वो एक हिडन क्लास है और वो लिटिल रेन से भी एक लेवल ऊपर थी। गले एवरसमर का माना पूल अच्छा था, लेकिन उसे कॉस्मिक ड्रैगन से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। उसका माना पूल पक्का दूसरे कॉमन मैजिशियन से काफी बड़ा था। एक बात जो जियांग फे को समझ नहीं आ रही थी वो था उसका बेहद कमजोर मैजिक अटैक। वो ग्रीन इक्विपमेंट वाले लेवल 30 के एवरेज मैजिशियन से भी कमजोर थी। हेलो एवरीवन, गले एवरसमर ने पोलाइटली सिर झुकाते हुए सबको ग्रीट किया। मैं देख सकता हूं कि तुम एक हिडन क्लास हो। तुम्हारी हिडन क्लास तुम्हें किस तरह की स्पेशलिटी देती है? जियांग फे ने पूछा। उसके इक्विपमेंट की विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से जियांग फे को पता था कि उसके गियर्स एवरेज से ऊपर थे। उसका मैजिक अटैक इतना कम होने का कोई रीजन नहीं था। पक्का कोई चीज उस पर असर डाल रही थी। मेरी स्पेशलिटी? ये हीलिंग है। और क्या? जियांग फे ने पूछा। किसी अटैकर क्लास के पास हीलिंग स्किल्स का होना कोई रेयर बात नहीं थी। और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं? जियांग फे हैरान रह गया। ऐसा नहीं हो सकता था। अगर बुरा ना मानो, लिटिल रेन तुरंत समझाने के लिए बीच में बोला। गले एवरसमर की हिडन क्लास को मून गॉड सैक्रिफाइस कहा जाता था। उसका रोल सिर्फ हीलिंग तक ही लिमिटेड था। असल में वो जो स्टाफ पकड़े हुए थी वो एक क्रोमैटिक इवॉल्विंग वेपन था जो किसी मैजिक अटैक के बजाय हीलिंग इफेक्ट बढ़ाता था। उसका इंटेलिजेंस स्टैट सिर्फ एवरेज था, इसलिए उसका मैजिक अटैक कम था। मून गॉड सैक्रिफाइस एक ऐसी क्लास थी जो शील्ड यूज नहीं कर सकती थी, ना ही वो कोई सपोर्टिंग बफ इफेक्ट कास्ट कर सकती थी। उसका रोल बस एक हीलर का था। हालांकि क्योंकि उसकी स्पेशलिटी को सिर्फ एक काम तक समेट दिया गया था, इसलिए उसकी हीलिंग कैपेबिलिटी सुपर्ब थी। असल में वो अकेले ही 3 या 4 हीलर्स की जगह ले सकती थी। उसकी हीलिंग स्किल्स का कास्ट टाइम कम था। उसके पास इंस्टेंट हीलिंग स्किल का एक अरे और 0 कास्ट टाइम वाली मास हीलिंग स्किल भी थी। वो अल्टीमेट हीलर थी। इंटरेस्टिंग। लिटिल रेन की बात खत्म होते ही जियांग फे की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने जल्दी से लेडी कासानोवा को मैसेज किया। हीलर को छोड़कर एक टैंक और 2 और अटैकर्स को ले आओ। ठीक है, लेडी कासानोवा ने कहा। उस वक्त उसने अपनी टीम को पहले ही रेडी कर लिया था। जब उसे जियांग फे का ऑर्डर मिला तो उसने पार्टी से दोनों हीलर्स को बाहर कर दिया और उन्हें अपने काम पर वापस जाने दिया।
हे फैटी, यहाँ आओ, डंजन का टाइम हो गया है। जियांग फे ने शुरुआत में जाओ फेंग को इनवाइट क्यों नहीं किया था, इसकी वजह उसका रोल था। वो एक सपोर्टर था और ना तो वो हील कर सकता था और ना ही डैमेज दे सकता था। अगर वो 10 मेंबर्स से ज्यादा वाली किसी बड़ी पार्टी में होता तो वो एक गॉड ऑफ ब्लेसिंग की तरह काम करता। दूसरी तरफ 5 मेंबर्स की पार्टी में उसका बफ इफेक्ट कुछ खास असर नहीं दिखा पाता। चूंकि एवर समर वहां थी, जियांग फे को लगा कि वो अल्टीमेट सपोर्टर हीलर कॉम्बो बनने के लिए एवर समर के साथ एक अच्छा पैर बना सकता है। एक हील करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, जबकि दूसरा सपोर्ट कास्ट बफ के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, मेरा वेट करना, जाओ फेंग ने तुरंत रिप्लाई किया। एक ओबीडियंट फॉलोअर की तरह जब जियांग फे ने उसे बुलाया तो जाओ फेंग अपने हाथ का सारा काम छोड़कर सीधा उसकी तरफ दौड़ा चला आया। जब पूरी गैंग इकट्ठा हो गई तो जियांग फे ने पार्टी चैट खोली और उनकी सिचुएशन और करंट डेस्टिनेशन के बारे में समझाया। जियांग फे की छोटी सीक्रेट डंजन रेड टीम सेट हो चुकी थी। लेडी कासानोवा जिन लोगों को साथ लाई थी उन्हें मिलाकर जियांग फे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बस एक आखिरी चीज थी जो पूरे डंजन रन पर असर डाल सकती थी। इजाबेला की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बिना आखिरी बॉस से लड़ना मुश्किल होने वाला था। लेडी कासानोवा जो दूसरे 2 मेंबर्स साथ लाई थी उनके नाम बर्निंग आइज शाना और अन्यू रिटर्नर थे। हाँ, ये कैसा टीम कॉम्पोजिशन है? लेडी कासानोवा और बाकी दोनों मेंबर्स को नोटिस करने पर जियांग फे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेडी कासानोवा को लगा था कि जियांग फे बस गिल्ड मेंबर्स की कुछ लेवल्स बढ़ाने में मदद करना चाहता है, इसलिए उसने प्रॉपर रोल के बारे में कुछ नहीं सोचा था। वो सेकंड क्लास एडवांसमेंट वाली एक बर्जर्कर थी। भले ही वो हैवी आर्मर पहनती थी, लेकिन वो डैमेज देने और डैमेज सहने वाली टाइप थी। अन्यू रिटर्नर एक स्टैंडर्ड और टेक्स्ट बुक गार्डियन था। अन्यू रिटर्नर सब टैंक था। रही बात बर्निंग आइड शाना की, तो वो एक रेयर क्लास एडवांसमेंट वाला वॉरियर था। बर्निंग आइड शाना की क्लास जाओ फेंग के फेंगशुई मास्टर की तरह वॉरियर की एक रेयर एडवांसमेंट थी। इसे हिडन क्लास नहीं माना जाता था। ये यूनिक नहीं थी क्योंकि दूसरे भी एडवांस्ड क्लास ले सकते थे। हालांकि एडवांसमेंट क्वेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। लगभग सारी रेयर एडवांसमेंट क्लासेस स्ट्रांग होती थीं और उनका एक स्पेसिफिक रोल होता था। एग्जाम्पल के लिए जाओ फेंग का फेंगशुई मास्टर सिर्फ सपोर्ट पर फोकस करता था। वो हील नहीं कर सकता था और उसकी अटैक पावर बहुत एवरेज थी। एक छोटी पार्टी में ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते। सिर्फ बड़ी पार्टीज को ही उससे फायदा होता था। आर्च डीमन फाइटर के अपने प्रोज और कॉन्स थे। वॉरियर्स में ये इकलौती क्लास थी जिसकी अटैक रेंज बहुत बढ़िया थी। आर्च डीमन फाइटर का वेपन स्पीयर होता था, इसलिए हैमर या सॉर्ड के मुकाबले इसकी रेंज ज्यादा होती थी। हालांकि स्पीयर होने की वजह से क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट बहुत कमजोर हो जाता था। जब कोई दुश्मन आर्च डीमन फाइटर के बहुत करीब आ जाता तो वो हंटर की तरह बेबस हो जाते थे। हालांकि आर्च डीमन फाइटर की अटैक रेंज किसी टिपिकल वॉरियर से ज्यादा लंबी होती थी, लेकिन उनकी मैक्सिमम अटैक रेंज सिर्फ 20 मीटर्स थी। कंपैरिजन के लिए एक मैजिशियन की कास्ट रेंज 35 मीटर्स होती थी और एक बो यूजर की मैक्सिमम अटैक रेंज 45 मीटर्स होती थी। आर्च डीमन फाइटर के पास ना सिर्फ लिमिटेड रेंज अटैक था, बल्कि उनकी कंटिन्यूस फाइटिंग कैपेबिलिटी भी कमजोर थी। इस क्लास का एडवांटेज एक बहुत पावरफुल बर्स्ट ऑफ अटैक होना था, या गेमिंग टर्म्स में कहें तो न्यूकिंग पावर। जब एक आर्च डीमन फाइटर बर्जर्क मोड एक्टिवेट करता था तो वो हर सेकंड अपने मैक्सिमम हेल्थ पॉइंट्स का 1% खो देता था और उसे हील नहीं मिल सकती थी। इसके बदले में उसकी अटैक पावर 50% बढ़ जाती थी और साथ ही 100% मैजिक अटैक इम्ब्यूड अटैक मिलता था। अगर एक बर्जर्क एक गेरिला अटैक जैसा था तो एक आर्च डीमन फाइटर सुसाइड स्क्वाड बॉम्बर होता। थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी सर्वाइवेबिलिटी के बदले में एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ अटैक मिलता था। अगर एक आर्च डीमन फाइटर के पास सरप्राइज अटैक का मौका होता तो कोई भी हिडन क्लास प्लेयर उसके हाथों मारा जाता। दूसरी तरफ अगर कोई आर्च डीमन फाइटर अचानक पकड़ा जाता तो वो फाइट को लंबा नहीं खींचता और शायद भागने की सोचता, क्योंकि आर्च डीमन फाइटर हार जाता। सब ठीक लग रहा है, चलो चलते हैं। टीम में लिटिल रेन मैजिशियन था और जाओ फेंग एक फुल टाइम सपोर्टर और हाफ बेक्ड अटैकर था। कुल मिलाकर टीम कॉम्पोजिशन एकदम मैस था। फिर भी जियांग फे टीम को रीअरेंज करने के मामले में बहुत आलसी था। बॉटम ऑफ द ब्लड पूल शहर के बीचों बीच था, इसलिए सब लोग काफी जल्दी पहुंच गए। जैसे ही जियांग फे ने डंजन डिफिकल्टी चुनी, सब अंदर चले गए। ईच एवर समर चिल्लाई जब उसने इजाबेला को जियांग फे के पीछे चलते हुए देखा। वो पार्टी की मेंबर लिस्ट में नहीं दिख रही है। वो अंदर कैसे आई? लेडी काज़नोवा ने पूछा जब उसने भी इजाबेला को नोटिस किया। टेंशन मत लो, वो कोई प्लेयर नहीं है, वो मेरी बैटल कंपेनियन है। जियांग फे ने जानबूझकर पेट शब्द छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो इजाबेला गुस्सा हो जाएगी। अब जब सब लोग पहले ही डंजन में थे, इजाबेला का असली रूप सबके सामने आ चुका था। जियांग फे उसे छुपाना भूला नहीं था, बस वो सबके सामने अनजान बनने का नाटक करने में बहुत आलस फील कर रहा था। इसके अलावा उसने वॉर के दौरान पहले ही उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने दी थी। भले ही कुछ लोगों ने उसे अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन इजाबेला के एक पावरफुल ड्रैगन में बदलने की खबर पूरी डॉनलाइट सिटी में किसी वायरल वीडियो से भी तेज फैलने वाली थी। अच्छा,
जब सबको सिचुएशन समझ आई तो एक पल के लिए सब हैरान रह गए और उन्होंने जियांग फे से इसे सीक्रेट रखने का वादा किया। हालांकि जियांग फे को उनके वादों की कोई परवाह नहीं थी। उस पॉइंट पर जियांग फे का इजाबेला को पेट स्लॉट में ना रखना इस बात का सबूत था कि जियांग फे को उसका असली रूप सबके सामने आने से कोई दिक्कत नहीं थी। भले ही इजाबेला का असली रूप सबके लिए एक सरप्राइज था, लेकिन एक बार जब उन्हें पता चल गया कि वो कोई प्लेयर नहीं है तो उसका पावरफुल अटैक हजम करना आसान हो गया। अगर वो एक प्लेयर होती तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता, क्योंकि उसका अटैक और स्टैट्स इतने पावरफुल थे कि किसी प्लेयर के पास होना नामुमकिन था। किसी के पास भी ऐसे 2 लाख प्लेयर्स को मारने की ताकत नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ किसी एनपीसी के लिए इतना स्ट्रांग होना नॉर्मल माना जाता था। जियांग फे ने इतने पावरफुल एनपीसी को अपना गुलाम कैसे बनाया, ये एक मिस्ट्री ही रहेगी। या तो ये लक था या शायद जियांग फे बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, वरना वो एक गिल्ड मास्टर कैसे बनता। इजाबेला को लेकर हुई हलचल बहुत जल्दी खत्म हो गई और सबके अपने रोल्स और पोजीशंस कंफर्म करने के बाद टीम ने मॉन्स्टर्स की पहली वेव पर हमला बोल दिया। एन्यू, अगर बाकी अटैक्स मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पाते हैं तो तुम्हें किलिंग ब्लो देना है। दोनों क्लॉथ आर्मर्स को प्रोटेक्ट करना याद रखना, जियांग फे ने एन्यू रिटर्नर से कहा। एक पार्टी डंजन में पार्टी के हर मेंबर के अपने स्पेसिफिक रोल्स होने चाहिए और वो अपनी मर्जी से किसी भी रैंडम मॉन्स्टर पर अटैक नहीं कर सकते। जब जियांग फे पहले अकेला था तो बैटल संभालने के लिए उसके पास इजाबेला थी। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाता था कि जियांग फे को अटैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक पार्टी में अगर टैंक मॉन्स्टर का एग्रो होल्ड करने में फेल हो जाता तो वो सीधे सबसे ज्यादा डैमेज देने वालों की तरफ जाते, जो ज्यादातर मैजिशियंस होते थे। इसलिए अगर पार्टी केयरफुल नहीं रहती तो मौत पक्की थी, खासकर हायर डिफिकल्टी डंजन में। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग एक साथ कैसे काम करते हो, लेकिन मैं अटैक करने जा रहा हूं। तुम लोग अपने लिए एक प्रॉपर रिदम ढूंढ लेना, जियांग फे ने सीधे आगे बढ़कर इंस्टेंट आइस बर्स्ट कास्ट करने से पहले कहा। फ्लेम बर्स्ट, ये जियांग फे और इजाबेला की रिदम थी। स्क्रीन पर एक्सप्लोजन्स का समंदर छा गया और डैमेज टेक्स्ट पॉप आउट होने लगे। -14,554, -15,731। चूंकि इजाबेला कोई चीज इक्विप नहीं कर सकती थी, वो पावर पाने के लिए अपने लेवल्स पर डिपेंड रहते थे। अब जबकि जियांग फे लेवल 42 पर पहुंच चुका था, इजाबेला की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। WTF, 10,000 से ज्यादा डैमेज किसी AOE स्किल के लिए ये कैसे पॉसिबल है? एन्यू रिटर्नर हैरानी से चिल्लाया। घुसपैठियों को मार डालो। इजाबेला के अटैक के बाद मॉन्स्टर का सारा एग्रो उस पर फोकस हो गया था। खुद जियांग फे भी इतना खतरनाक डैमेज नहीं दे सकता था, तो किसी और की तो बात ही छोड़ दो। ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ, इजाबेला के मुंह से डार्कनेस की एक धार निकली और उसने तुरंत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। फकिंग हेल, कोई शक नहीं कि जियांग फे अकेले इस डंजन को पार कर सकता था। 40 प्लेयर्स भी इस डंजन को उसकी जितनी जल्दी क्लियर नहीं कर सकते, एन्यू रिटर्नर ने कहा। उस पॉइंट पर, जैसा कि लेडी कासानोवा ने बहुत पहले ही सोच लिया था, जियांग फे बाकी पार्टी मेंबर्स की बेबी सिटिंग करते हुए डंजन क्लियर कर रहा था। करने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि इजाबेला और जियांग फे का कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो बस इतना कर सकते थे कि अगर कोई मॉन्स्टर अपनी पोजीशन से खिसककर इजाबेला की सर्टन डेथ स्किल से बच जाता तो उस पर अटैक कर दें। अब मुझे समझ आया कि गिल्ड मास्टर रैंकिंग बोर्ड के टॉप पर कैसे टिका रहा। हम अभी 8 लोग हैं और हमें झरने की तरह एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। सोचो अगर ये सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे अकेले मिलते। वो सिर्फ एक डंजन रन में ही 2 से 3 लेवल बढ़ा सकता है, एन्यू रिटर्नर ने खुद से कहा। जब से उसने पार्टी के साथ डंजन में कदम रखा था, वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं कहेगा, लेडी कासानोवा एन्यू पर चिल्लाई। ये बंदा उसका अंडरलिंग था। गिल्ड्स के मर्ज होने से पहले वो उसके बकबक करने पर सब्र रखती थी। हालांकि चूंकि जियांग फे ने उसे पहली बार इनवाइट किया था, इसलिए उसे उस बातूनी को संभालना पड़ा। उसका ऐसे बिना रुके खुद से बातें करना लेडी कासानोवा के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। है, जहां लेडी कासानोवा गुस्से में लाल हो रही थी, वहीं बाकी लोग हंस रहे थे। उन्हें एन्यू रिटर्नर की लगातार बकबक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहे थे। इसके बजाय वो इस बात पर हैरान थे कि वो मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के साथ साथ खुद से बात करना कैसे जारी रख पा रहा था। उसका मुंह बिल्कुल क्रिस टकर के साथ 11 जैसा था। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ी, जियांग फे आखिरकार एक हीलर के तौर पर गले एवर समर का कमाल देख पाया। उसकी इंस्टेंट हीलिंग स्किल 4000 हेल्थ पॉइंट्स तक हील कर सकती थी और उसकी मास हीलिंग स्किल 3000 से ऊपर थी। इस बंदी के पास इतने कम कास्टिंग टाइम और इतनी बड़ी हीलिंग क्वांटिटी वाली स्किल्स थीं। उसकी देखरेख में अगर कोई सुइसाइड भी करना चाहता तो वो भी इम्पॉसिबल था। इससे पहले जियांग फे बॉसेस को सोलो करता था। अब जबकि उसके पास एक पार्टी थी तो पूरा प्रोसेस काफी छोटा हो गया था, इसलिए पहले 3 बॉसेस आसानी से हैंडल हो गए। चूंकि लकी जियांग फे टीम में था, पूरी पार्टी को बढ़िया ड्रॉप्स लूट करने का मौका मिला, भले ही फर्स्ट किल पहले ही लिया जा चुका था। हर बॉस ने कम से कम 2 वायलेट ग्रेड इक्विपमेंट ड्रॉप किए थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी ये एक बहुत बढ़िया लूट थी। जियांग फे को जो ब्लडलस्ट चेस्ट प्लेट मिली थी वो 7 स्टार वॉरियर को दे दी गई। वो चेस्ट प्लेट एक चेनमेल थी
और चूंकि जियांग फेई अपने गियर को एक हायर लेवल पर चेंज करने का मन बना चुका था, इसलिए ब्लडलस्ट चेस्ट प्लेट को अपनी इन्वेंट्री में रखने का उसके लिए कोई फायदा नहीं था। डिंग, एक गोल्डन लाइट चमकी और पार्टी में किसी का एक लेवल बढ़ गया था। डंजन शुरू होने के बाद से 3 प्लेयर्स का लेवल बढ़ चुका था। जब वो सोलो खेलता था तो वो लेवल अप होने की एक्साइटमेंट फील नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे जल्दी लेवल अप होने की आदत पड़ चुकी थी। अब जबकि वो पार्टी के बाकी मेंबर्स से कई लेवल्स आगे था, उसने नोटिस किया कि उसका लेवल बाकियों के मुकाबले बहुत धीरे बढ़ रहा था। जियांग फेई के मुकाबले बाकी मेंबर्स तेजी से लेवल अप कर रहे थे, क्योंकि लेवल अप करने के लिए उन्हें उससे कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए थे। गाइज, अगला वाला चौथा बॉस है। चीजें अब सीरियस हो जाएंगी और मैं चाहता हूं कि सब अलर्ट रहें। पार्टी के लगभग 2 घंटे डंजन में बिताने के बाद जियांग फेई ने कहा, द ब्लडबोर्न हाई जनरल, 4 लाख से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स और हद से ज्यादा दर्द देने वाले अटैक्स वाला बॉस। जियांग फेई सिर्फ अपनी डीमन मॉर्फ स्किल इस्तेमाल करके ही इस बॉस को हरा पाया था। अब जब गले एवर समर वहां थी, वो जियांग फेई को हील कर सकती थी। ये ज्यादा सेफ था क्योंकि उसकी हीलिंग जियांग फेई के लाइफ स्टील इफेक्ट से कहीं ज्यादा थी। टेक्निकली देखा जाए तो जियांग फेई बिना डीमन मॉर्फ इस्तेमाल किए भी बॉस को हरा सकता था। जब तक टैंक जिंदा था, कोई भी ब्लड वॉर्टेक्स में नहीं गिरेगा और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि बॉस की इंस्टेंट किल स्किल से मारा जाए, इसलिए ये बॉस फाइट बहुत आसान होने वाली थी। इस बैटल का सबको बेसब्री से इंतजार था। जियांग फेई की करंट पार्टी कुछ रैंडम लड़कियों या लुच्चे लफंगों से नहीं बनी थी। अगर वो गेम के बेस्ट प्लेयर्स नहीं थे, तो भी वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक जरूर थे। जियांग फेई की कमांड्स और ऑर्डर्स के साथ पूरी पार्टी को बॉस की स्किल को डॉज और इवेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टीम ने जियांग फेई को बिल्कुल नहीं रोका, जिससे वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पेस पर लड़ सका। बिना किसी कैजुअलिटी के बॉस मारा गया और पार्टी अगले बॉस की तरफ बढ़ गई। हाई जनरल्स बोर बीटिंग स्टिक 2-हैंडेड वेपन एपिक, फिजिकल अटैक प्लस 1128, स्ट्रेंथ प्लस 25, क्रिटिकल रेट प्लस 10%, मूवमेंट स्पीड प्लस 10%, इक्विप इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज बाय 100%, लेवल रिक्वायरमेंट 32। सिस्टर कासानोवा, ये तुम्हारे लिए है, जियांग फेई ने कहा। 7 स्टार वॉरियर फिस्ट इस्तेमाल कर रहा था और चूंकि उसका वेपन एक क्रोमैटिक इवॉल्विंग वेपन था जो उसे उसकी हिडन क्लास कंप्लीट करने पर मिला था, उसे किसी नए वेपन की कोई जरूरत नहीं थी। जियांग फेई को भी इसकी जरूरत नहीं थी और ना ही बर्निंग आइट शाना और अन्यू रिटर्नर को। उनकी क्लास उन्हें 2-हैंडेड वेपन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए टीम में इकलौती बंदी जो बोर बीटिंग स्टिक इस्तेमाल कर सकती थी वो लेडी कैसनोवा थी। ये तो बहुत बढ़िया है, लेडी कैसनोवा ने थैंक्स बोला और तुरंत वेपन इक्विप कर लिया। लेडी कैसनोवा, तुम्हें पता है ये वेपन तुम पर बहुत जंचता है? एक मिनोटॉर के हाथ में बोर बीटिंग स्टिक, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अन्यू रिटर्नर ने लेडी कैसनोवा को चिढ़ाते हुए कहा। किसी दिन मैं तुम्हें पक्का मजा चखाऊंगी। तुम्हारा ये मुंह। अर्ग, शायद ये उसकी कैरेक्टर सेटिंग थी या उसकी खुद की पर्सनालिटी, लेकिन जब वो गुर्राई तो उसके बुलहेड वाले नथनों से भाप के गुब्बारे निकले। इससे पहले वो जो वेपन इस्तेमाल कर रही थी वो जियांग फेई की अपनी रेनबो ब्लेड थी। भले ही वो एक एपिक टियर वेपन था, लेकिन उसकी अटैक पावर बोर बीटिंग स्टिक से थोड़ी कमजोर थी। कोई भी नॉर्मल फीमेल प्लेयर उस खूबसूरत रेनबो ब्लेड को हटाकर इस भद्दी सी बोर बीटिंग स्टिक को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचती। अगर लेडी कैसनोवा आमतौर पर किसी वेपन की अपीयरेंस के बारे में जरा सा भी सोचती, तो वो सबसे पहले तो मिनोटॉर को अपनी रेस ही नहीं चुनती। बोर बीटिंग स्टिक के अलावा बॉस ने एक एपिक टियर मैजिशियंस रोब भी ड्रॉप की थी। चूंकि इसमें अटैक स्टैट्स थे, जियांग फेई ने इसे लिटिल रेन को देने का फैसला किया। फाइनल बॉस की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करने से पहले पार्टी ने थोड़ी देर रेस्ट किया। 20 मिनट बाद फाइनल बॉस उनकी नजरों के सामने था। ओवरसियर कार्लॉक्स एनहांस्ड ब्लडबॉर्न लीडर, लेवल 40, हेल्थ पॉइंट्स 450,000, मैजिक अटैक 6,500, स्किल्स डेथ रे, पेट्रिफिकेशन आई, ब्लड रश, अनएंडिंग ब्लड रश। नोट, ब्लड गॉड वेगर्स एस्पियोनाज, द फाइनल बॉस ऑफ द हेरोइक डिफिकल्टी ऑफ बॉटम ऑफ द ब्लड पूल। पिछली बार जब जियांग फेई कार्लॉक से लड़ा था तो इजाबेला ने उस बॉस को सिर्फ एक ही हिट में मार दिया था, इसलिए सच कहूं तो जियांग फेई को कोई आइडिया नहीं था कि बॉस की स्किल कैसे काम करती है। बॉस से लड़ने से पहले पार्टी ने आसपास के मॉन्स्टर्स को क्लियर किया। इजाबेला की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के बिना जियांग फेई थोड़ा डरा हुआ था। वो हेरोइक डिफिकल्टी डंजन का फाइनल बॉस था। अगर वो बिना डरे सीधे हमला कर देता तो वो पल भर में मारा जा सकता था। डेथ रे, Carlox's eyes beam death rays that will deal 10,000 magic damage per second. During the skill, Carlox will spin around in a circle. Focus glare, focus on a single target, observing every action that the target makes. If the target executes any action that will generate aggro, Carlox will immediately give up on the current target and move towards the aforementioned target. Blood Rush, Carlox marks a random player except for the one close to him and gains 10% attack power. Marked players will receive all damage dealt to Carlox. Sea of Blood, Carlox creates a sea of blood. All players that are in the Sea of Blood will receive 2,000 damage per second.
Carlox gains 5% bonus attack power for every player that is in the Sea of Blood. Burning Blood passive effect restores 20% of health points every time Carlox kills a player. Active effect lights up the Sea of Blood and burns all players within the Sea of Blood for additional 2000 damage per second. Lasts for 10 seconds. Gains Berserk mode. Oh my! जांग फे ने सारी स्किल्स देखीं और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बॉस की लगभग सारी स्किल्स में प्लेयर को इधर उधर भागना पड़ता था। जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतनी ही ज्यादा गलतियां वो कर सकते थे, जिसका रिजल्ट एक डोमिनो इफेक्ट होगा जो लाजमी तौर पर पूरी टीम के मिट जाने पर खत्म होगा। हेरोइक डंजन के फाइनल बॉस से यही उम्मीद थी। इसके लिए ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए थी, बल्कि कोऑपरेटिव प्लेयर्स से भरी एक टीम की भी जरूरत थी। किसी को भी एक भी गलती करने की इजाजत नहीं थी।